गार्डन, प्लांट्स, फ्लावर्स, ये सब किसे अच्छा नहीं लगता। दे ऑलवेज मेक पीपल हैप्पियर। ताकि प्लांट्स की प्रोजेनी बनी रहे इसीलिए जरूरी है प्लांट्स का रिप्रोडक्शन। हेलो एवरीवन, मुझे उम्मीद है कि आप सभी अच्छे हैं और आज हम करने वाले हैं क्लास 12th बायोलॉजी का शुभारंभ। जी हाँ, आज मैं लेकर आई हूँ क्लास 12th बायोलॉजी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स का एक जबरदस्त वीडियो। इस वीडियो को देखने के बाद आपके कॉन्सेप्ट्स डेफिनेटली होंगे क्रिस्टल क्लियर एंड ट्रस्ट मी, बहुत मजा आने वाला है बायो पढ़ने में। ठीक है, सभी लोग तैयार हैं। मैं हूं रोशनी फ्रॉम लर्नो हब, द फ्री लर्निंग प्लेटफॉर्म, जहां पर आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी सब कुछ पढ़ सकते हो एब्सोल्युटली फॉर फ्री एट learnohub.com। सो तैयार है सभी लोग? लेट्स गेट स्टार्टेड। फ्लावर्स जो हम सभी को बहुत पसंद होता है, राइट? अगर देखा जाए तो बचपन में हम अपने फेवरेट टीचर्स को जाके फ्लावर देते थे, राइट? बाद में हम दोस्तों को, कभी फादर्स डे, मदर्स डे पे अपने पेरेंट्स को, या फिर अपने गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड को या हस्बैंड वाइफ को भी हम फ्लावर्स देते हैं, राइट? तो फ्लावर्स के साथ एक बहुत ही गहरा रिलेशन है हम सभी का। बट आज हम देखने वाले हैं कि ये जो फ्लावर्स है, जो इतने प्रिटी दिखते हैं, इतने अट्रैक्टिव होते हैं, इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है प्लांट्स में। यस, सो फ्लावर्स आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स ऑफ प्लांट्स। प्लांट्स जो रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे करते हैं? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो वो होता है फ्लावर के हेल्प से। ठीक है, अब जैसे ही रिप्रोडक्शन की बात आती है तो हम सोचते हैं कि प्लांट्स के लिए रिप्रोड्यूस करना बहुत ज़रूरी है क्या? बिल्कुल ज़रूरी है। अब देखो, प्लांट्स हमारे लिए कितनी ज़रूरी है ये तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, राइट? वी ऑल नीड प्लांट्स टू सर्वाइव, राइट? तो इसका मतलब प्लांट्स को होते रहने के लिए प्लांट्स का रिप्रोडक्शन होना ज़रूरी है। प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना इसलिए ज़रूरी है ताकि प्लांट्स में वेरिएशन और डाइवर्सिटी आती जाए। सो कुल मिला के भाई प्लांट्स का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे? उसके लिए आपको एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन चाहिए, जो कि कौन है? फ्लावर। फ्लावर के बारे में बताती हूं मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग बात। फ्लावर को कहा जाता है एक मॉडिफाइड शूट। जैसे हम ये कहते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट, ये हम काफी समय हम बचपन से सुनते आते हैं कि फ्लावर इज अ मॉडिफाइड शूट। बट सोच के देखो, रूट शूट तो सबको पता है ना, किसी भी प्लांट का जो जमीन के नीचे रहता है दैट्स द रूट सिस्टम, जो ऊपर रहता है दैट्स द शूट सिस्टम। हम सोचते हैं कि यार कभी भी किसी भी फ्लावर को देखते हैं तो वो शूट के जैसा तो नहीं लगता है, फिर वो मॉडिफाइड शूट क्यों है? ये सवाल आ ही सकता है दिमाग में, है ना? तो बच्चों, ये कहानी काफी पुरानी है। जिस तरीके से फ्लावर का डेवलपमेंट हुआ ये उसकी कहानी है। देखो, शूट में क्या होता था, ऐसे बोला जाता है कि फ्लावर को हम कंपेयर कर सकते हैं विथ अ लीफ बियरिंग शूट, मतलब एक शूट जिसके ऊपर लीव्स हैं। अब लीव्स कहाँ पे लगे होते हैं? कुछ कुछ पॉइंट्स पे, राइट, जिन्हें हम नोड्स कहते हैं। उन नोड्स के बीच में कुछ गैप होता है जिन्हें हम इंटरनोड्स कहते हैं, राइट? नॉर्मली एक लीफ बियरिंग शूट कुछ ऐसा दिखेगा। बट अगर हम एवोल्यूशन के पर्सपेक्टिव से देखें कि भाई फ्लावर कैसे बना ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, तो हम देखते हैं कि एक फ्लावर में भी जो उसके पेटल्स और सेपल्स होते हैं, दे आर नथिंग बट मॉडिफाइड लीव्स। जैसे मान लो अगर मैं इस फ्लावर की बात करूं तो इस फ्लावर में ये जो कलरफुल वाले दिख रहे हैं आपको, ये क्या है? पेटल्स हैं। नीचे ये जो ग्रीन कलर के दिख रहे हैं लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, ये क्या है? सेपल्स हैं। तो ये पेटल्स और सेपल्स जो है ये लीव्स के ही मॉडिफिकेशन है। फ्लावर में और क्या बचा? स्टेमन और कार्पेल, जो ये बीच में रहता है, यानी कि ये मॉडिफाइड लीव्स है विच बियर द रिप्रोडक्टिव पार्ट्स। ठीक है, तो इस तरीके से कुल मिला के ये जो पूरा का पूरा फ्लावर है ये एक शूट का ही मॉडिफिकेशन है। तो पहली बार इन अराउंड 1889 में गोइथ नाम के एक साइंटिस्ट ने पहली बार ये बोला था कि फ्लावर जो है एक मॉडिफाइड शूट है विच इज मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। और उन्होंने ऐसा किस बेसिस पे बोला था? ऑन द बेसिस ऑफ द पोजिशन, द डेवलपमेंट, द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द फ्लावर। तो चलो बच्चों, सबसे पहले तो हम लोग फटाफट से एक बार रिकैप करेंगे फ्लावर के स्ट्रक्चर्स को। फ्लावर के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में हमने जूनियर क्लासेस में ऑलरेडी पढ़ रखा है। जैसे शुरुआत करेंगे हम स्टॉक से। स्टॉक क्या होता है किसी भी फ्लावर का? ये जो डंडी, मतलब आमतौर पे जिसे हम डंडी कहते हैं, दैट इज बेसिकली द स्टॉक, जो इस फ्लावर को होल्ड करता है, पकड़ा हुआ रखता है, राइट? फॉर एग्जाम्पल इस फ्लावर के केस में ये स्टॉक है।
इसके बाद आता है थैलेमस। थैलेमस क्या होता है? ठीक स्टॉक के ऊपर एक थोड़ा सा फूला हुआ स्वोलन पोर्शन होता है, इसे हम कहते हैं थैलेमस। जैसे ये स्टॉक हो गया, स्टॉक के ठीक ऊपर ये वाला जो स्वोलन पोर्शन है दैट इज थैलेमस। तो थैलेमस एक तरीके से एक प्लेटफॉर्म का काम करता है या एक स्टेज का काम करता है जिसके ऊपर पूरा का पूरा फ्लावर बैठा रहता है। उसके बाद बात करते हैं हम सेपल्स की। सेपल्स क्या होते हैं? ये देखो ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, वो लीफ नहीं होते हैं बट लीफ के जैसे होते हैं, जो देखो ये बेसल पार्ट पे दिखता है, फ्लावर के ये नीचे वाले पार्ट पे दिख रहा है ग्रीन कलर के लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स, तो इन्हें हम कहते हैं सेपल्स। सेपल्स का काम क्या होता है? सेपल्स का काम होता है प्रोटेक्शन। किसका प्रोटेक्शन? प्राइमरीली प्रोटेक्शन ऑफ द बड। अब देखो ये जो फूल खिला है, पहले ये एक ऐसे बड के जैसे था, राइट? पहले कली थी ये। तो नोटिस करना कभी भी, अगर जैसे आपने कभी रोज बड देखा हो, या इनफैक्ट इसे हम हाइबिस्कस कहते हैं साइंटिफिक टर्म्स में, इसे हम हिंदी में गुड़हल का फूल कहते हैं, बंगाली में हम इसे जौबा कहते हैं। तो आई थिंक दिस इज गॉट डिफरेंट नेम्स इन डिफरेंट लैंग्वेजेस, बट ये वाला फूल काफ़ी कॉमन होता है, आपको सबके घर में देखने को मिल जाता है लगभग। तो इसका भी जब बड रहता है ना, तो आप देखोगे कि बड यूं रहता है और इस बड को ये जो ग्रीन वाला जो पार्ट है ना, ये कवर करके रखता है इस बड को, राइट? तो ये क्या करता है? ये बड को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि यार बड है, नाजुक है, जैसे हम बच्चे को प्रोटेक्ट करके रखते हैं, राइट? तो उसी तरह जब ये बड होती है तब इसे प्रोटेक्शन के लिए मेजरली इसका काम होता है सेपल्स का। इसके बाद बात करेंगे हम पेटल्स की। पेटल्स ये कलर्ड वाले होते हैं, ये देखो इसके केस में जैसे ये डार्क पिंक कलर का है पेटल्स इसका। इनफैक्ट पेटल्स के अलग अलग कलर की वजह से ही फ्लावर्स जो है वो डिफरेंट कलर्स के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस फ्लावर की बात करूं तो देखो इसके पेटल्स डार्क पर्पल कलर के हैं, इसके पेटल्स पिंक कलर के हैं, राइट? इसके पेटल्स ऑरेंज कलर के हैं। तो डिफरेंट फ्लावर्स के जो पेटल्स हैं वो अलग अलग कलर्स के होते हैं। इनका काम क्या होता है? टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स। अब आप पूछोगे कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने की जरूरत क्या है? बिल्कुल ज़रूरत है। हम आगे जाके देखेंगे कि यार सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होने के लिए जो मेल गैमिट है और फीमेल गैमिट है, दोनों का मिलन होना बहुत ज़रूरी है, तभी तो होगा रिप्रोडक्शन, है कि नहीं? और वहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इंसेक्ट्स। तो इसीलिए इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करना बहुत ज़रूरी है। तो इंसेक्ट को कौन अट्रैक्ट करेगा? ये जो कलरफुल पेटल्स हैं वो। इसके बाद अगला पार्ट होता है स्टेमेन। स्टेमेन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मतलब पूरा का पूरा फ्लावर तो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, अब उसके अंदर जो एग्जैक्टली अगर पिन पॉइंट करना हो कि भाई मेल पार्ट कौन सा है, फीमेल पार्ट कौन सा है, सो दैट मेल पार्ट इज बेसिकली स्टेमेन। ठीक है, तो स्टेमेन कौन सा वाला पार्ट है इस फ्लावर में? ये देखो, ये जो बीच में एक डंडी है, इसके ऊपर देखो पतले पतले ऐसे ना रेड कलर के ऐसे पतले पतले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, जिसके ऊपर येलो कलर का एक स्वोलन स्ट्रक्चर है, और ऐसे बहुत सारे हैं, तो इन्हें हम स्टेमेन्स कहते हैं। तो स्टेमेन एक नहीं है इस फ्लावर में, बहुत सारे हैं, राइट? तो इसको ध्यान से देखो, देखो ऊपर की तरफ जो है ना येलो येलो उसके बने हुए हैं, एक स्वोलन सा स्ट्रक्चर है, और बाकी एक पतला सा थ्रेड टाइप का है। सो दैट इज आवर स्टेमेन। स्टेमेन का काम क्या होता है? ये मेल गैमिट को प्रोड्यूस करता है, मतलब स्टेमेन में ही मेल गैमिट प्रोड्यूस होता है। ठीक है, मेल गैमिट होता क्या है? मेल गैमिट होते हैं पॉलन ग्रेन्स। पॉलन का नाम सुना होगा, बहुत लोग बोलते हैं ना पॉलन से एलर्जी है मुझे, ऐसा सुना है कभी? नहीं सुना है तो कोई बात नहीं, अभी हम पढ़ने वाले हैं ये सारी चीज़ें डिटेल में। ठीक है, अब देखो हर फ्लावर में जो है ना ये सारे स्ट्रक्चर्स एक जैसे नहीं दिखते हैं, ये अलग अलग दिखते हैं। तो मैं एक जेनरिक एग्जांपल दे रही हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं रोज़ की बात करूँ तो देखो रोज़ में आप बोलोगे कि मैम ऐसी लंबी सी कोई डंडी तो है नहीं, तो क्या इसमें स्टेमेन नहीं है, या क्या इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट नहीं है? सब कुछ है, बट कहाँ है? देखो इसको आप जैसे बीच में ऐसे गैप बनाओगे ना रोज़ के बीच में, तो आपको चीज़ें दिखेंगी ऐसे करके, राइट? तो इसका मतलब अलग अलग फ्लावर में ये स्ट्रक्चर्स अलग अलग तरीके से होते हैं। अब बात करेंगे हम फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, जो है क्या? जो है पिस्टिल या फिर कार्पेल। अब मैं बताऊंगी थोड़ी देर में कि कार्पेल और पिस्टिल ये एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं कि थोड़ी अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर वो वाला पार्ट कौन सा है? ये देखो, ये जो लंबी सी जो डंडी दिख रही है ना एक रेड कलर की, और ये ऊपर देखो ऐसे रेड कलर के थोड़े से स्वोलन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं। सो बेसिकली ये जो पूरा जो चीज़ है ना दैट इज द पिस्टिल और द कार्पेल। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, मतलब कार्पेल या पिस्टिल का मेन काम क्या होता है? ये फीमेल गैमिट प्रोड्यूस करते हैं। फीमेल गैमिट होता क्या है? एग
या फिर ओवम। अब देखो बच्चों, चाहे सेपल्स हो या पेटल्स हो या स्टेमेंस हो, ये सारे जो है ना एक से ज्यादा नंबर में एग्जिस्ट करते हैं अधिकतर फ्लावर्स में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसी फ्लावर की बात करूं तो देखो यहाँ पर सेपल्स जो हैं बहुत सारे हैं, एक तो नहीं है। पेटल्स की अगर बात करूं तो 1 2 3 4 5 पेटल्स हैं, यानी कि एक से ज़्यादा है। स्टेमेंस की अगर बात करूँ भाई बहुत सारे हैं, इतना तो मेरे पास गिनने का भी टाइम नहीं है राइट। तो चूंकि ये बहुत सारे हैं तो हम फ्लावर के स्ट्रक्चर को कई बार उसके वर्ल्ड्स के टर्म्स में भी बात करते हैं। वर्ल्ड मतलब एक लेयर समझ लो, ठीक है। तो हम कहते हैं कि किसी भी फ्लावर के 4 लेयर्स होते हैं, 4 वर्ल्ड्स होते हैं, ठीक है। जो सबसे बाहर वाला वर्ल्ड होता है, जो बाहर वाला लेयर होता है, वो किसका लेयर है? देखो इस फ्लावर को अगर ध्यान से देखो तो सबसे बाहर का लेयर किसका है? सेपल्स का। तो जो सेपल्स वाला लेयर है उसे हम कहते हैं कैलिक्स। उसके बाद किसका लेयर है? पेटल्स का, राइट। पेटल वाले लेयर को हम कहते हैं कोरोला। उसके बाद का लेयर किसका होता है? स्टेमेंस का। उसे हम कहते हैं क्या? बताओ। देखो स्टेमेंस बाहर है, राइट, उसके अंदर क्या है? कार्पेल है। तो स्टेमेन का जो लेयर है दैट इज एंड्रोशियम, और कार्पेल वाला जो लेयर है दैट इज गाइनोशियम। तो यानी कि किसी भी फ्लावर के टोटल 4 वर्ल्ड्स होते हैं, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। अब बायो में ना थोड़े टर्म्स तो भाई आते हैं बड़े बड़े मुश्किल वाले, लेकिन इंपॉर्टेंट भी होते हैं। तो अब जैसे यहाँ पर मैं एक छोटा सा मेमोरी टिप देती हूँ कि आप इस ऑर्डर को याद कैसे रखोगे, क्योंकि बहुत बार कंफ्यूजन हो सकती है कि भाई कैलिक्स सबसे बाहर वाला था कि कोरोला, है ना, ऐसे कंफ्यूजन हो सकते हैं। तो आपका मेमोरी टिप है कॉल करिए एंड गाइए। इट्स लाइक वो होता है ना, रेडियो मिर्ची वाले बोलते हैं कि भाई कॉल करके गाना सुनाओ, कॉल करो ये गाना बजेगा एंड ऑल दैट। तो ऐसे याद रख लो, कॉल करिए एंड गाइए, ठीक है। कॉल बोले तो कैलिक्स, करिए बोले तो कोरोला, एंड बोले तो एंड्रोशियम, गाइए बोले तो गाइनोशियम, ठीक है। तो अब याद रहेंगे किसी भी फ्लावर के 4 वर्ड्स। अमेजिंग। तो चलो एक एक करके सारे वर्ड्स के बारे में देखते हैं। तो शुरुआत करेंगे आउटर मोस्ट वर्ल्ड से, विच इज कैलिक्स। कैलिक्स सबसे बाहर वाला वर्ल्ड होता है। कैलिक्स के मेंबर्स कौन होते हैं? सेपल्स। बहुत सारे सेपल्स मिलके ये वर्ल्ड बनाते हैं विच इज कैलिक्स। ये ग्रीन कलर के होते हैं। यस, हमें पता है सेपल्स ग्रीन कलर के होते हैं। इनका मेन फंक्शन क्या होता है? बड का प्रोटेक्शन। जब वो फ्लावर बड के फॉर्म में होती है, कली के फॉर्म में होती है, तो उसका प्रोटेक्शन ही इसका मेन काम होता है, ठीक है। सेपल्स कैसे हैं? सेपल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम इन्हें 2 टाइप में कैटेगराइज कर सकते हैं, गैमोसेपेलस एंड पॉलीसेपेलस। इनका मतलब क्या होता है? पॉली मतलब होता है मेनी, राइट, मतलब जब बहुत सारे इंडिविजुअल सेपरेट अलग अलग सेपल्स हो तो उन्हें हम पॉलीसेपेलस कहते हैं। गैमोसेपेलस मतलब जब फ्यूज्ड सेपल्स हो। बोलने का मतलब, एग्जाम्पल लेते हैं हाइबिस्कस का। हाइबिस्कस के सेपल्स को अगर आप फोकस करो, सिर्फ सेपल्स वाले पार्ट पे फोकस करो, देखो ये हमें दिख तो रहा है कि 1 2 3 4 5 ऐसे अलग अलग हैं, बट देखो ये सारे जो है ना ये जॉइंट हैं, ये सारे सेपरेट सेपरेट नहीं है, तो ये सारे फ्यूज्ड फॉर्म में हैं। तो इसीलिए ये इस तरह का जो फॉर्मेट है इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम कहते हैं गैमोसेपेलस, ठीक है। लेकिन वहीं अगर हम रोज की बात करें तो देखो रोज के सेपल्स को देखो ये कैसे होते हैं। देखो अलग अलग है एक एक लीफ, 1 2 3 4 5, मतलब ये जो है ना पांचों के पांचों ये बिल्कुल फ्री हैं, सेपरेट सेपरेट है। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? ये हो गया पॉलीसेपेलस। तो इसका मतलब कि कैलिक्स किस टाइप का है उसके बेसिस पर हम बता सकते हैं किसी भी फ्लावर को देख करके कि वो पॉलीसेपेलस है या गैमोसेपेलस। अगर आपके घर में कोई छोटा सा बालकनी गार्डन है या किसी भी तरह का गार्डन है जिसमें फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, तो जाओ जाके चेक करो अलग अलग फ्लावर्स को और खुद से ढूंढो कि कौन सा गैमोसेपेलस है एंड कौन सा पॉलीसेपेलस। इसके बाद नेक्स्ट वर्ल्ड है कोरोला। कोरोला कैलिक्स के अंदर वाला वर्ल्ड होता है। इसके मेंबर्स कौन होते हैं? साथ साथ बोलो, पेटल्स। एब्सोल्युटली, पेटल्स वाला वर्ल्ड जो है ये ब्राइट कलर्ड होता है, कहीं पे पर्पल, कहीं रेड, कहीं येलो, कहीं पिंक, तो बहुत वैरायटी के कलर्स में ये अवेलेबल होता है। इसका मेन फंक्शन होता है टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पॉलिनेशन। पॉलिनेशन क्या होता है सीखेंगे थोड़ी देर बाद, बट इनका मेन पर्पस ये होता है कि इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करे ताकि इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सके, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम देखते हैं कि पेटल्स के अरेंजमेंट के बेसिस पर हम फ्लावर्स को 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर सकते हैं, गैमोपेटैलस एंड पॉलीपेटैलस। देखो बायो में ना
एक दिक्कत वाली बात यह है कि बहुत सारे बड़े बड़े टर्म्स होते हैं। दूसरा आराम वाली बात यह है ना कि उन टर्म्स को आप हमेशा ब्रेक कर सकते हो, ठीक है। जैसे गैमोपेटैलस, नाम से पता चल रहा है, गैमो मतलब फ्यूज्ड, पेटैलस मतलब पेटल्स। जब पेटल्स फ्यूज्ड हो, क्या कभी ऐसा होता है? बिल्कुल होता है। जैसे देखो मेरे हाथ में है ये फ्लावर, ठीक है। अगर इस फ्लावर को देखो तो इसके पेटल्स जो पर्पल कलर के हैं ये अलग अलग नहीं है, दिस इज वन सिंगल पीस, करेक्ट। मतलब देखो ये ऐसे दिख रहा है, इस शेप का है, बट ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। सो दिस इज लाइक वन सिंगल थिंग, वन फ्यूज्ड पेटल। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? गैमोपेटैलस। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पॉलीपेटैलस की, पॉली मतलब मेनी, पेटैलस मतलब पेटल्स, मतलब बहुत सारे अलग अलग पेटल्स हैं। जैसे कि ये, इसमें देखो 1 2 3 4 5, ये अलग अलग है पेटल्स, ये एक दूसरे के साथ फ्यूज्ड नहीं है, राइट। तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया? पॉलीपेटैलस का। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि रोज जो है ये किसका एग्जाम्पल है? पॉलीपेटैलस या गैमोपेटैलस? चलो फटाफट से कमेंट्स में मुझे लिख के बताओ। इसका अगला लेयर या इसका अगला वर्ड होता है एंड्रोशियम। तो एंड्रोशियम के मेंबर्स होते हैं स्टेमेंस, एब्सोल्युटली। और जैसा कि मैंने बताया स्टेमेंस क्या होते हैं? ये रिप्रोडक्टिव, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं किसी भी फ्लावर का। तो इनका फंक्शन बताने की जरूरत है नहीं, ऑब्वियसली, क्योंकि इनका मेन फंक्शन ही होता है कि भाई मेल गैमेट ये प्रोड्यूस करते हैं। मेल गैमेट के बिना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा कैसे, राइट। तो अब हम बात करने वाले हैं गाइनोशियम यानी कि इनर मोस्ट वर्ल्ड की। तो देखो वर्ल्ड हमने देखे, सबसे बाहर वाला वर्ल्ड क्या था? कैलिक्स। उसके बाद वाला वर्ल्ड क्या था? कोरोला। उसके बाद वाला वर्ल्ड क्या था? एंड्रोशियम। और उसके भी अंदर वाला वर्ल्ड क्या है? गाइनोशियम, ठीक है। तो गाइनोशियम के मेंबर्स कौन होते हैं? कार्पेल्स या फिर पिस्टल्स, जिसे भी कह लो। और ये क्या होते हैं? ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, यानी कि ये फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करते हैं, राइट। तो अभी हम थोड़ी ही देर में जब हम देखेंगे कि एक्चुअली फीमेल गैमेट बनता कैसे है, तो हम इन कार्पेल के स्ट्रक्चर को और डिटेल में देखेंगे। बट फॉर नाउ मैं आपको दिखाती हूँ कि अगर आप इस फ्लावर के बाकी सारे लेयर्स में हटा दूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने सारे सेपल्स हटा दिए, सारे पेटल्स हटा दिए, सारे स्टेमेंस हटा दिए, सब कुछ अगर हटा दिया, तो मेरे पास बचता क्या है? गाइनोशियम। देखना चाहोगे आप? देखो ये ऐसा होता है। सो बेसिकली ये क्या है? ये मेरा पूरा का पूरा जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है या फिर जो इनर मोस्ट वर्ल्ड है, दैट इज दिस, ठीक है। तो ये गाइनोशियम, दिस इज बेसिकली योर पिस्टिल या फिर कार्पेल। तो चलो बच्चों, अब फ्लावर के स्ट्रक्चर और पार्ट से तो हम एक्वेंटेड हो गए। अब बारी है देखने की कि यार जब ये फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन मतलब जब एक्चुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, मतलब जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट का फ्यूजन होके वो एक नया ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, दैट इज फर्टिलाइजेशन। बट डायरेक्ट फर्टिलाइजेशन तो होता नहीं है। फर्टिलाइजेशन होने के लिए कुछ कुछ चीज़ें तैयारी करनी पड़ती है, कुछ कुछ चीज़ों को रेडी होना पड़ता है, राइट। जैसे मान लो कि लेट्स से कि आपके घर में एक बहुत बड़ा कुछ पार्टी है, किसी की शादी है, लेट्स से आपके भाई की शादी है या आपके बहन की शादी है, ठीक है। तो जिस दिन शादी है दैट इज़ द मेन इवेंट, बट उस दिन के सारे इवेंट्स को होने के लिए आप पहले से काफ़ी चीज़ों की तैयारी कर रहे होते हो, डेकोरेशन की तैयारी कर रहे होते हो, खाने के अरेंजमेंट्स कर रहे होते हो, वगैरह वगैरह, राइट। सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पर भी कुछ इवेंट्स होते हैं प्री फर्टिलाइजेशन, जिन्हें हम कहते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री मतलब पहले, मतलब फर्टिलाइजेशन के पहले जो जो प्रोसेसेस होती हैं, जो भी चीज़ें होती हैं, उन्हें वो फॉल करते हैं अंडर प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं? बेसिकली दो चीज़ें होती हैं, गैमेटोजेनेसिस एंड गैमेट ट्रांसफर। गैमेटोजेनेसिस का मतलब क्या है? वर्ड को तोड़ो, मैंने पहले ही बोला था, गैमेट और जिनेसिस। गैमेट का फॉर्मेशन, जिनेसिस मतलब जनरेशन, फॉर्मेशन, ठीक है। तो गैमेट्स को बनना पड़ेगा पहले तो, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की शादी हो रही है तो उसके लिए पहले तो एक दूल्हा और एक दुल्हन चाहिए, राइट, तभी तो शादी होगी, उसके बाद ही तो आप पार्टी वगैरह की तैयारी करोगे, है कि नहीं। तो सिमिलरली यहाँ पर भी फर्टिलाइजेशन को होने के लिए आपको एक मेल गैमेट चाहिए, एक फीमेल गैमेट चाहिए। जिन बच्चों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा है कि गैमेट होता क्या है, सो बेसिकली बच्चों गैमेट इज अ सेक्स सेल, ठीक है। तो मेल सेक्स सेल, फीमेल सेक्स सेल, इन दोनों के बीच में फ्यूजन होता है, ठीक है। तो यानी कि सबसे पहले क्या बनना है, मेल और फीमेल गैमेट्स बन कैसे रहे हैं वो हमें समझना है,
ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की, कि भाई मेल गैमेट बन गया मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, फीमेल गैमेट बन गया फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में, बट दोनों के फ्यूजन होने के लिए दे नीड टू मीट, राइट, उनको मिलना पड़ेगा। जैसे तुमने एक दूल्हा ढूंढ लिया, तुमने एक दुल्हन भी ढूंढ ली, बट शादी होने के लिए दूल्हा एंड द दुल्हन दोनों को आना पड़ेगा उस वेन्यू पे, राइट, तभी तो शादी होगी, है कि नहीं। सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पर भी गैमेट ट्रांसफर के अंदर हम देखते हैं कि किस तरीके से जो गैमेट्स हैं दे आर ट्रांसफर्ड सो दैट द फ्यूजन कैन टेक प्लेस, ठीक है। तो गैमेट ट्रांसफर के अंदर हम बात करते हैं पॉलिनेशन की, गैमेट ट्रांसफर के अंदर हम बात करेंगे फर्टिलाइजेशन की, मतलब एग्जैक्टली जब फर्टिलाइजेशन होता है तब क्या होता है, ठीक है। तो मेजरली ये कुछ चीजें हम कवर करेंगे प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में, ठीक है। तो सबसे पहले बात करेंगे गैमेटोजेनेसिस की। गैमेटोजेनेसिस बोले तो गैमेट का फॉर्मेशन। तो चलो सबसे पहले समझते हैं कि मेल गैमेट का फॉर्मेशन कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, मैंने अभी अभी बताया था कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा वाला होता है, स्टेमेन, एब्सोल्युटली करेक्ट, ठीक है। तो अब ये जानना है कि भाई स्टेमेन के अंदर मेल गैमेट बन कैसे रहा है, ये जानने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मुझे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का स्ट्रक्चर का आइडिया हो कि भाई स्टेमेन का एग्जैक्टली स्ट्रक्चर होता कैसा है कि नहीं। तो चलो समझते हैं। तो बच्चों हमें पता है स्टेमेन्स कौन से वाले होते हैं, ये जो येलो 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 डॉटेड स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, राइट, सो दे आर लाइक स्टेमेन्स। तो अब हम एक स्टेमेन के स्ट्रक्चर पे फोकस करेंगे। अगर इसमें से एक स्टेमेन को आप निकालो, जैसे कि मैंने यहाँ पे निकाला है अपने हाथ में, तो आपको शायद इसका मैग्नीफाइड इमेज दिख रहा होगा कि ये कैसा दिख रहा है। तो ये एक स्टेमेन कैसा दिख रहा है, इसमें एक डंडी है जिसे हम फिलामेंट कहते हैं, और उसके ऊपर एक गोल सा एक लोब्ड स्ट्रक्चर दिख रहा है हमें जिसे हम कहते हैं एंथर। एंड लेट मी टेल यू, सारी जो कहानी छुपी हुई है, सारा जो राज छुपा हुआ है मेल गैमेट का, वो किसके अंदर छुपा हुआ है, एंथर के अंदर, एब्सोल्युटली। तो अब हम समझेंगे कि इस एंथर का, ये जो येलो कलर का आपको दिख रहा है ना वहां पर, मतलब हेड पे, मतलब एक स्वोलन टाइप का स्ट्रक्चर। अब इस एंथर के स्ट्रक्चर को समझना बहुत ज़रूरी है। सो एंथर में होता क्या है, अगर आप इसे देखो तो ये एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर दिखता है। बाई मतलब टू, लोब मतलब दो लोब्स, दो ऐसे यूं, ठीक है। तो बच्चों एंथर के बाई लोब्ड स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैं आपको कैप्सिकम का एग्जांपल देती हूँ, ठीक है। वेल कैप्सिकम हैज नथिंग टू डू विथ एंथर, बस उस स्ट्रक्चर को समझाने के लिए मैं ये एग्जांपल दे रही हूँ। दिस इज ओनली फॉर इलस्ट्रेशन, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे अगर आप कैप्सिकम को देख रहे हो अभी, तो आपको क्या दिख रहा है, इधर एक लोब है, इधर एक लोब है, राइट, दो लोब्स आपको दिख रहे हैं, ओके। अब अगर मान लो मैं इस कैप्सिकम को यूं ऊपर से ऐसे काट दूं और फिर ऊपर से झांक के देखूं। अब अगर मान लो मैंने इस कैप्सिकम को ऊपर से काट दिया, एक क्रॉस सेक्शन, अब अगर ऊपर से मैं झांक के देखती हूं तो मुझे क्या दिखता है, मुझे इसके अंदर ऐसे ऐसे सैक्स दिखते हैं, ऐसे ऐसे गड्ढे दिखते हैं, राइट। अब यहाँ पर एंथर के केस में क्या होता है, एंथर में दो लोब्स होते हैं इस तरह के, और उन लोब्स में हर एक लोब में दो पॉलन सैक होता है। मतलब जैसे इधर वाले लोब में यहाँ पे 2 कप्स, इधर 2 कप्स, मतलब ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसे 4 कप्स दिखेंगे, ठीक है, जिन्हें हम कहते हैं पॉलन सैक्स। और इन पॉलन सैक्स के अंदर होता है पॉलन ग्रेन्स। पॉलन ग्रेन्स क्या है, हमारा मेल गैमेट। तो स्टेमेन का एक तीसरा पार्ट होता है जिसे हम कहते हैं कनेक्टिव। कनेक्टिव नाम से ही लग रहा है कि ये कोई किसी चीज़ को, किसी दो चीज़ को कनेक्ट करता होगा। तो अगर एंथर को आप बैक साइड से देखोगे तो एंथर के जो दोनों लोब्स हैं, वो दोनों लोब्स के बीच में आपको एक टिश्यू दिखेगा, एंड दैट टिश्यू जो इन दोनों लोब्स को एक तरीके से कनेक्ट कर रहा है, सो दैट टिश्यू इज कॉल्ड कनेक्टिव। मोस्ट इंपॉर्टेंटली ये जो टिश्यू होता है दिस इज स्टेराइल, मतलब इसका रिप्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं होता है, ठीक है। सो कुल मिला के हमने क्या देखा, एक स्टेमेन के अंदर 2 इंपॉर्टेंट पार्ट्स क्या क्या होते हैं। एक तो होता है फिलामेंट, यानी कि जो स्टॉक होता है जिसके ऊपर एंथर रहता है, और दूसरा होता है एंथर। एंथर कैसा होता है, ये बाइलोब्ड होता है, 2 लोब्स होते हैं, ईच लोब के अंदर 2 पॉलन सैक्स होते हैं, यानी कि टोटल 4 पॉलन सैक्स होते हैं, और इन पॉलन सैक्स के अंदर क्या होता है, पॉलन ग्रेन्स। तो बच्चों जैसा कि मैंने बोला था कि सारा का सारा राज, सारा का सारा मिस्ट्री जो है वो एंथर में छुपा हुआ है। तो चलो हम जो है अपना वो डिटेक्टिव वाला लेंस लेके चलते हैं कहाँ पर, एंथर के स्ट्रक्चर पर, ठीक है। तो एंथर के बारे में हमने ऑलरेडी देखा कि ये एक बाई लोब्ड स्ट्रक्चर है, यानी कि 2 लोब्स हैं, ठीक है। एंथर इज डाइथीकस, इसका मतलब डाई बोले तो 2,
थीका बोले तो कैविटी, इसके अंदर दो कैविटीज होती है। कौन सी दो कैविटीज? मैंने क्या बोला था, दो लोब्स होते हैं और एक लोब में दो कैविटीज होती हैं, इसीलिए ये क्या है, डाइथीकस है। ओके, ठीक है। अब ये जो दोनों थीका होता है ये सेपरेट कैसे होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल ग्रूव से। मतलब जैसे मैंने कैप्सिकम का एग्जांपल दिया था, तो जैसे कैप्सिकम में अगर आप देखो ऐसे ऐसे गड्ढे बने होते हैं, राइट, मतलब कैविटीज सॉर्ट ऑफ। ठीक उसी तरीके से यहाँ एंथर में भी ऐसे कैविटीज बने होते हैं और उनको सेपरेट कौन करता है, ग्रूव्स, ऐसे गड्ढे जो हैं उन्हें सेपरेट कर देते हैं काइंड ऑफ। फिर हम देखते हैं कि इस एंथर में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। माइक्रोस्पोरेंजिया ये क्या चीज है, तो सिंगुलर में इसका वर्ड होता है माइक्रोस्पोरेंजियम। ठीक है, माइक्रो मतलब छोटा, स्पोरेंजियम मतलब कोई ऐसा चीज जो स्पोर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, सो माइक्रोस्पोरेंजियम। तो आप टेंशन मत, तो ये जो माइक्रोस्पोरेंजियम है, आप सोच रहे होंगे कि थोड़ी देर पहले मैम ने बोला था कि इसमें पॉलन सैक्स होते हैं, राइट, जिसमें पॉलन ग्रेन्स होते हैं। टेंशन नहीं लो, अभी स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं हम। ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है, यहीं से माइक्रोस्पोर्स आएंगे, माइक्रोस्पोर्स से ही पॉलन ग्रेन्स बनेंगे। ठीक है, तो आप यूँ समझो कि ये जो मेरा एंथर है, एंथर में 2 लोब्स हैं, एक लोब में 2 कैविटी है, यानी कि टोटल 4 कैविटी है। ठीक है, अब ये जो टोटल 4 है, ये टोटल 4 कैविटी में 4 माइक्रोस्पोरेंजियम है एट द 4 कॉर्नर्स। ठीक है, मतलब टॉप व्यू से सोचो आप एंथर को, एंथर के टॉप व्यू से क्या है, 4 माइक्रोस्पोरेंजिया है एट द 4 कॉर्नर्स। ठीक, तो ये स्ट्रक्चर यहां तक समझ में आ गया। ओके, अब हम जाएंगे थोड़ा और डीप। अब हम देखेंगे ये जो माइक्रोस्पोरेंजिया है इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। समझ रहे, एक एक करके जा रहे हैं स्टेप। ठीक है, पहले स्टेमेन देखा, स्टेमेन से एंथर पे फोकस किए, अब एंथर से हम किस पे फोकस करेंगे, माइक्रोस्पोरेंजियम पे। माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो अब देखते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के स्ट्रक्चर को। देखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऊपर से झांकना पड़ेगा एंथर के ऊपर। ठीक है, एंथर को जब हम ऊपर से टॉप व्यू जब उसका देखते हैं तो हमें 4 माइक्रोस्पोरेंजिया दिखता है चारों कॉर्नर्स पे। ठीक है, इनके अगर स्ट्रक्चर पे फोकस करें तो हम देखते हैं कि इनमें 4 लेयर्स होते हैं। कौन से 4 लेयर्स होते हैं, इसके 4 लेयर्स होते हैं, एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर्स एंड टैपेटम। ये 4 लेयर्स होते हैं। ठीक है, एपिडर्मिस हमेशा आउटर मोस्ट लेयर होता है, तो एपिडर्मिस, एंडोथीशियम और मिडल लेयर्स, इन तीनों लेयर का फंक्शन एक ही होता है और वो होता है प्रोटेक्शन। बाहर के लेयर मतलब बाहर एक गेट बना दिया, उसके अंदर एक और गेट, उसके अंदर एक और गेट ना। इतनी प्रोटेक्शन कब होती है, जब आप कोई वीआईपी होते हो तभी आपकी ज़्यादा प्रोटेक्शन होती है, राइट, या फिर जब आप एक छोटे से बेबी हो तब भी आपकी बहुत ज़्यादा केयर की जाती है कि भाई आपको इन्फेक्शन ना हो जाए चूंकि आप कमज़ोर हो, राइट। तो यहाँ पर भी इतनी प्रोटेक्शन किसको दी जाने वाली है, पॉलन ग्रेन्स को, राइट, जो मेल गैमेट्स हैं उनको, क्योंकि मेल गैमेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, राइट, रिप्रोडक्शन होने के लिए मेल गैमेट्स बहुत ज़रूरी है। और मेल गैमेट्स जो हैं यहीं पर आने वाला है माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर, इसीलिए इसके बाहर इतने सारे लेयर्स लगे हुए हैं फॉर प्रोटेक्शन। अब बाकी रहा सबसे अंदर वाला लेयर विच इज टैपेटम। तो टैपेटम का फंक्शन क्या होता है, प्रोटेक्शन तो बाकी तीनों लेयर देख लेते हैं। तो टैपेटम को क्या देना होता है, नरिशमेंट, राइट। तो वो जो छोटा सा जो ग्रेन है, जो आपका गैमेट है, उसको नरिशमेंट तो चाहिए, है कि नहीं, तो वो नरिशमेंट का सारा जिम्मा ले लेता है टैपेटम। इनफैक्ट टैपेटम के जो सेल्स होते हैं उनमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और उसमें न्यूक्लियस भी एक से अधिक होता है। एक से अधिक न्यूक्लियस कैसे हो सकता है किसी भी चीज़ के अंदर, तभी हो सकता है जब वहाँ पर माइटोसिस हो, यानी कि न्यूक्लियस डिवाइड करता रहे, एक से अधिक बनता जाए। बट किस तरह का माइटोसिस होता है यहाँ पर, एंडोमाइटोसिस, जहाँ पे न्यूक्लियस जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर डिवाइड करता रहता है, लेकिन जो साइटोप्लाज्म है उसका डिवीजन नहीं होता है, राइट। तो इसीलिए जो है एज सच पूरा का पूरा सेल डिवाइड नहीं हो रहा है, सिर्फ न्यूक्लियाई का जो नंबर है वो बढ़ गया है। ठीक है, नाउ लेट मी ऑल्सो टेल यू यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कि टैपेटम से रिलेटेड बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसीलिए प्लीज डू नॉट इग्नोर। अब फोकस करते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर। अब माइक्रोस्पोरेंजियम के सेंटर में होता है स्पोरोजीनियस टिश्यू। ठीक है, टिश्यू क्या होता है, ग्रुप ऑफ सेल्स जो साथ में मिल करके एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये स्पोरोजिनस टिश्यू के जो सेल्स होते हैं, दे आर लाइक सिमिलर टाइप ऑफ सेल्स जो स्पोरोजिनस टिश्यू बनाते हैं। ये स्पोरोजिनस सेल्स जो हैं यहीं से आएंगे कौन, द मेल गैमेट। एग्जैक्टली, यहीं पर जो है असली पिक्चर होने वाली है हमारी मेल गैमेटोजेनेसिस वाली। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया सबको, चलो आगे बढ़े।
तो ये जो स्पोरोजिनियस सेल्स हैं, इन्हीं स्पोरोजिनियस सेल्स से बनता है माइक्रोस्पोर्स, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं माइक्रोस्पोरोजिनेसिस। मैंने पहले भी बोला था जिनेसिस वर्ड का मतलब हमेशा होता है फॉर्मेशन, तो माइक्रोस्पोरोजिनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का फॉर्मेशन। ठीक है, तो चलो स्टेप बाय स्टेप इस प्रोसेस को समझना शुरू करते हैं। अब ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं स्पोरोजिनस सेल? स्पोरोजिनस टिश्यू में। कहाँ होता है स्पोरोजिनस टिश्यू? बताओ। माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर पे। ठीक है, ओके। अब देखो स्पोरोजिनस सेल्स जो है ये डिफरेंशिएट करके बनाते हैं मायोसाइट्स। डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या हुआ? सेल डिवीजन हम सबको पता है, राइट? माइटोसिस, मेयोसिस हमने पढ़ा है। सो उसमें क्या होता है कि भाई एक सेल डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाता है। ठीक है, सेल डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि कोई एक सेल है जो मैच्योरेशन अंडरगो करता है ताकि वो और ज़्यादा स्पेशलाइज्ड हो जाए इन इट्स फॉर्म एंड फंक्शन, तो उसे हम कहते हैं सेल डिफरेंशिएशन। राइट, जैसे मान लो एक टीनेजर है, वो 1-2 साल बीतते बीतते क्या होता है, जैसे आप में से अधिकतर लोग अभी शायद अपने टीन्स में हो, तो इस समय ना पूरी मैच्योरिटी नहीं आती है, बट ओवर अ पीरियड ऑफ 1 और 2 ईयर्स आप और ज़्यादा मैच्योर हो जाते हो। यू नो हाउ टू टेक डिसीजंस, यू नो व्हाट इज़ राइट, व्हाट इज़ नॉट एंड ऑल ऑफ दैट, राइट? मतलब आपके एम थोड़े और स्पेसिफिक हो जाते हैं, थोड़े और क्लियर हो जाते हैं। तो कुछ उसी तरह से इन सेल्स के साथ भी होता है। तो ये जो स्पोरोजिनस सेल्स होते हैं ये डिफरेंशिएट करके बनाते हैं क्या? मायोसाइट्स। ठीक है, स्टेप नंबर 2 में ये जो मायोसाइट्स होते हैं दे अंडरगो मायोसिस या फिर मियोसिस, जो भी कह लो। मायोसिस क्या होता है? ये उस तरह का सेल डिवीजन होता है जिसमें एक सेल ऐसे सेल्स देता है विच हैज़ हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। मतलब मान लो अगर हमारे पास एक डिप्लॉयड सेल था, लेट्स से 2n था, तो वो 2n अब क्या देगा? 4 डॉटर सेल्स देगा विथ क्रोमोसोम नंबर n। ठीक है, मतलब एक डिप्लॉयड से मुझे 4 हैप्लॉयड सेल्स मिल गए। ठीक है, सो दैट हैपेंस इन अ मियोसिस या मायोसिस। ठीक है, तो जैसे ही मैं कह रही हूं कि ये जो मायोसाइट्स हैं ये मायोसिस अंडरगो करेंगे, इसका मतलब मुझे प्रोडक्ट में क्या मिलने वाला है? 4 हैप्लॉयड सेल्स। एग्जैक्टली। तो ये जो 4 हैप्लॉयड सेल्स हमें मिलने वाले हैं उन्हीं को हम क्या कहते हैं? माइक्रोस्पोर्स। यानी कि हमें 4 माइक्रोस्पोर्स मिलने वाले हैं जिनका प्लॉइडी हैप्लॉयड है। ठीक है, तो इसे हम माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहते हैं। टेट्राड क्यों? टेट्रा मतलब 4, चूंकि ये 4 के क्लस्टर में बनता है इसीलिए इसे माइक्रोस्पोर टेट्राड भी कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि यार ये जो स्पोरोजिनियस टिश्यू के जो सेल्स थे ना, मतलब जो स्पोरोजिनियस सेल्स थे उनमें ये कैपेबिलिटी थी कि वो माइक्रोस्पोर्स बना सके, राइट? वो माइक्रोस्पोर्स को क्रिएट कर सके, उनके अंदर ये कैपेबिलिटी थी। सो दे आर जस्ट लाइक अ मदर। जैसे एक मदर में कैपेबिलिटी होती है दैट शी कैन गिव बर्थ टू अ न्यू ऑर्गेनिज्म, अ न्यू पर्सन, राइट? तो ठीक उसी तरीके से ये जो स्पोरोजिनियस सेल्स थे इनके अंदर भी कैपेबिलिटी थी कि ये माइक्रोस्पोर को बना सके। तो एक तरीके से ये क्या हो गए? ये माइक्रोस्पोर के मदर हो गए, राइट? तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है माइक्रोस्पोर मदर सेल या फिर MMC। ठीक है, तो अगर कभी आपको पूछ दिया जाए कि माइक्रोस्पोर मदर सेल कौन होता है तो आप क्या बोलोगे? कौन होता है माइक्रोस्पोर मदर सेल? माइक्रोस्पोर कहाँ से बना? सेल्स ऑफ द स्पोरोजिनस टिश्यू, जो कि माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में था। ठीक है, देखो मुश्किल नहीं है, चीज़ों को कहानी की तरह स्टेप बाय स्टेप अगर आप समझते चले जाओगे तो इट इज़ ऑल वेरी सिंपल एंड क्लियर। ठीक, ओके। तो मतलब अभी फिलहाल मेरा कंडीशन या फिर मेरा स्टेट क्या है कि मुझे माइक्रोस्पोर टेट्राड मिल गया है। अब इस माइक्रोस्पोर टेट्राड से ही जो माइक्रोस्पोर्स हैं वो डिसोशिएट कर जाएंगे, वो सेपरेट हो जाएंगे एंड देन दे डेवलप टू फॉर्म पॉलन ग्रेन्स। तो देखो अब हम मेल गैमेट फॉर्मेशन के कितने पास आते जा रहे हैं, राइट? मतलब ऑलमोस्ट पॉलन ग्रेन्स तक ऑलमोस्ट पहुंच गए हैं। तो बच्चों यहाँ पर मेरा आपसे एक सवाल है, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये बताओ कि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर कितने माइक्रोस्पोर्स बनेंगे? सोच के बताना, ठीक है? थोड़ा सोच के। बहुत से बच्चे अचानक से कह देंगे कि 4, क्योंकि अभी अभी हमने देखा था कि भाई माइक्रोस्पोर टेट्राड बन रहा था। बट ये गलत जवाब होगा। गलत जवाब क्यों होगा? क्योंकि एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर जो स्पोरोजिनस टिश्यू होता है उसके अंदर तो बहुत सारे सेल्स होते हैं, राइट? और हर एक वो सेल जो है दे आर केपेबल ऑफ गिविंग बर्थ टू माइक्रोस्पोर्स।
करेक्ट। इसका मतलब इतने जो ढेर सारे जो स्पोरोजिनस सेल्स हैं वो सारे के सारे माइक्रोस्पोर्स बना सकते हैं। तो इसका मतलब एक माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर थाउजेंड्स ऑफ माइक्रोस्पोर्स या पॉलन ग्रेन्स होंगे, क्योंकि वो माइक्रोस्पोर्स ही तो बाद में पॉलन ग्रेन्स बना देंगे, है ना। तो इतने सारे होंगे। तो अब सवाल ये उठता है कि ये माइक्रोस्पोर्स निकलेंगे कैसे, मतलब ये तो अंदर ही बन रहे हैं माइक्रोस्पोरेंजिया के, तो ये बाहर कब आएंगे, जब एंथर बर्स्ट होगा। ठीक है, अब बर्स्ट कब होगा, कैसे होगा, ये हम धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। ठीक है, तो अब सवाल ये उठता है कि ओके, तो ये जो पॉलन ग्रेन होता है ये होता कैसा है। आ रहा होगा ये सवाल दिमाग पे, है ना। तो चलो देखते हैं द स्ट्रक्चर ऑफ अ पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन्स रिप्रेजेंट करते हैं मेल गैमिटोफाइट, क्योंकि इन पॉलन ग्रेन्स से ही हमें द रियल मेल गैमिट मिलता है। ठीक है, पॉलन ग्रेन्स को फील किया है कभी, मतलब मैंने बताया तो है कि भाई ये कहाँ पर होता है, बट कभी फील किया है हाउ द पॉलन ग्रेन फील्स लाइक, नहीं किया है। चलो करते हैं। करना कुछ खास नहीं है, अगर आपके आसपास कहीं भी ये हाइबिस्कस का फ्लावर है, ये लो, इसके कौन से वाले पार्ट में आप पॉलन ग्रेन ढूंढोगे। चलो थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछ लेती हूँ इसी बहाने में, है ना। तो ऑब्वियसली पॉलन ग्रेन कहाँ होगा, स्टेमन में होगा। ठीक है, स्टेमन में भी कहाँ पे होगा, ये जो येलो येलो हमें दिख रहा है वो क्या है, एंथर है, राइट, क्योंकि जो छोटी सी पतली पतली सी रेड कलर की डंडी है वो मेरा स्टेमन का फिलामेंट है। ठीक है, तो ये जो येलो कलर वाली चीज़ें हैं ना, इनको अगर मैं यहाँ से निकाल के थोड़ा सा हाथ में लूँ और अगर आप हाथ में उनको ऐसे करके रब करो ना, सो यू विल नोटिस कि आपके हाथ में ना ऐसे छोटे 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 येलो कलर की पाउडरी चीज़ें आ रही हैं। सो दीज पाउडरी चीज़ें जो हैं, ये जो पाउडर्ड चीज़ें आपके हाथ में आ रही हैं, दे आर द पॉलन ग्रेन्स। इनफैक्ट इन पॉलन ग्रेन्स को अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे, अभी नेकेड आई से देखोगे तो आपको बस ऐसे पाउडर सॉर्ट ऑफ दिखेगा, बट जब इन पॉलन ग्रेन्स को माइक्रोस्कोप के नीचे देखा जाता है तो हमें बहुत तरह तरह के शेप्स भी देखने को मिलते हैं पॉलन ग्रेन्स के। ठीक है, तो चलो बात करते हैं इसके स्ट्रक्चर की। अगर स्ट्रक्चर की बात करें तो ये स्फेरिकल होते हैं शेप में, बहुत टाइनी होते हैं। बहुत टाइनी मतलब कितना टाइनी, कुछ मेजरमेंट तो बताओ मैम। फॉर एग्जाम्पल 25 to 50 माइक्रोमीटर्स, समझ रहे हो, माइक्रोमीटर्स मतलब कितना कम, राइट, इतना छोटा होता है। सो 25 to 50 का माइक्रोमीटर्स इसका डायमीटर होता है। तो छोटे 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 एकदम स्फीयर्स होते हैं। इसके अलावा इनके दो लेयर्स होते हैं, बाहर वाले लेयर को हम कहते हैं एक्साइन, अंदर वाले लेयर को हम कहते हैं इंटाइन। सबसे पहले बात करेंगे एक्साइन की। एक्स मतलब एक्सटीरियर, मतलब आउटसाइड। तो एक्साइन जो होता है ये आउटर लेयर होता है, ये बहुत हार्ड होता है। इतना हार्ड क्यों होता है यार, हार्ड तो इसका होना बनता है क्योंकि इसका पर्पस ही क्या है, पॉलन ग्रेन की प्रोटेक्शन करना। बट ये हार्ड होता क्यों है, ऐसी कौन सी चीज़ होती है इसके अंदर, ये बना होता है स्पोरोपोलिनिन से। और मैं बता दूं स्पोरोपोलिनिन के बारे में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग बात, कि स्पोरोपोलिनिन इज वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल। मतलब सोचो वो कितना हाईली रेजिस्टेंट है, मतलब हाई टेम्परेचर, एसिड डाल दो उस पर, एल्कली डाल दो उस पर, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब इट इज़ लाइक आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, स्पोरोपोलिनिन बिल्कुल वैसा ही रहेगा। इनफैक्ट ताज्जुब की बात यह है कि आज तक एटलीस्ट सो फार ऐसा कोई एंजाइम नहीं मिला है जो स्पोरोपोलिनिन को डिग्रेड कर सके, जो स्पोरोपोलिनिन को तोड़ सके, राइट। तो मतलब ये तो भैया एकदम हाईली रेजिस्टेंट है। अब चूंकि हमारा एक्साइन जो है ये स्पोरोपोलिनिन से बना है, तो जाहिर सी बात है कि एक्साइन भी हाईली रेजिस्टेंट है। इनफैक्ट स्पोरोपोलिनिन से बने होने की वजह से ही हम पॉलन ग्रेन्स को प्रिजर्व करके रख सकते हैं फॉर ईयर्स टुगेदर, और उसे कुछ नहीं होता। क्यों? स्पोरोपोलिनिन, आंधी तूफान कोई कुछ नहीं कर सकता है इसका, है कि नहीं? ओके अच्छा, अब हम नोटिस करते हैं एक और इंटरेस्टिंग चीज़, कि जो ये आउटर लेयर है ना, जो एक्साइन का लेयर है, इसमें कहीं कहीं पर ना स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है कोई कोई जगह पे। तो जहाँ पर स्पोरोपोलिनिन नहीं होता है वहाँ पर एक एपर्चर सा बना होता है, एक गैप सा बन जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? इन जगहों को हम कहते हैं जर्म पोर्स। पोर्स मतलब होल्स। तो चूंकि वहाँ स्पोरोपोलिनिन नहीं है तो वहाँ पे एक गड्ढा सॉर्ट ऑफ बन जाता है। इन जर्म पोर्स का भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है, पता है क्या? ये जो मेल गैमिट्स बन रहे हैं, खाली मेल गैमिट्स बनते चले जाएंगे और ये एंथर के अंदर ही रह जाएंगे, कुछ फायदा होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मेल गैमिट्स का काम क्या है? फर्टिलाइजेशन करना, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना। अब फर्टिलाइजेशन होने के लिए मेल गैमिट्स को किससे मिलना पड़ेगा? फीमेल गैमिट से, राइट। शादी होने के लिए दूल्हा को चल के आना पड़ेगा मंडप तक जहां पर दुल्हन है,
है कि नहीं? ठीक उसी तरीके से इस मेल गैमेट को भी तो जाना पड़ेगा, राइट? तो मेल गैमेट को जाने के लिए कोई रास्ता चाहिए होगा, जो रास्ता होता है पॉलन ट्यूब। तो ये जो जर्म पोर्स होते हैं ना, जहां पर स्पोरोपॉलिनिन नहीं होता है, वहां से पॉलन ट्यूब बनता है और इस पॉलन ट्यूब के थ्रू ही मेल गैमेट्स जो हैं ये ट्रांसफर होते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को इतना तो समझ में आ ही गया है कि भाई पॉलन ट्यूब जो है स्पोरोपोलिनिन वाले जगह पे तो नहीं बन सकता है, क्योंकि स्पोरोपोलिनिन इतना हाईली रेजिस्टेंट है। वहां पर आप कैसे बनाओगे कोई ट्यूब? बना ही नहीं सकोगे, उसको तो टेम्परेचर, एसिड, एल्कली किसी चीज से डर नहीं लगता, राइट? तो इसीलिए ये जो पोर्स होते हैं, जर्म पोर्स होते हैं, जहां स्पोरोपोलिनिन नहीं होते हैं, वहां पर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन होती है और वहीं से मेल गैमेट्स जो हैं वो ट्रांसफर होते हैं। अगला लेयर होता है इंटाइन। इन मतलब इनसाइड, तो जो अंदर वाला लेयर होता है, इनर लेयर जो कि बहुत ही थिन होता है, दैट इज इंटाइन। इंटाइन बना होता है सेल्यूलोज और पेक्टिन से। ठीक है, तो इस तरह से हमने एक पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर तो देख लिया। अब देखो, यही पॉलन ग्रेन्स जब मैच्योर होते हैं तभी वो श्रेड होते हैं। ठीक है, बट यहां पर एक बात बताओ, ये पॉलन ग्रेन्स कहां से बना था? माइक्रोस्पोर्स से। ठीक है ना, बट एक चीज हमने डिटेल में डिस्कस नहीं की कि माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन की जर्नी कैसे हो रही। मतलब माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, वो तो हमने देखा था। किससे बना था? स्पोरोजिनस सेल से। एब्सोल्युटली, मैं बीच बीच में रिवाइज कराती रहूंगी। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था, वहां पे मैंने क्या बोला था कि यही माइक्रोस्पोर्स जो हैं ये क्या बना देते हैं? पॉलन ग्रेन्स बनाते हैं। बट माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन्स की जर्नी वो कहाँ गई? तो चलो लेट्स लुक एट इट इन डिटेल, स्टेप बाय स्टेप, द जर्नी फ्रॉम माइक्रोस्पोर टू पॉलन ग्रेन। तो चलो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं माइक्रोस्पोर से पॉलन ग्रेन के श्रेड होने तक की जर्नी। ठीक है, पहले स्टेप में क्या होगा? मेरा माइक्रोस्पोर एक्सपैंड होगा, एक्सपेंशन ऑफ द माइक्रोस्पोर। सेकेंड स्टेप में क्या होगा? फॉर्मेशन ऑफ वैक्यूल। अब माइक्रोस्पोर के अंदर पहले क्या था? मस्त माइक्रोस्पोर अपना सेल बैठा हुआ था आराम से, जिसके बीच में न्यूक्लियस था। अब क्या हुआ? अंदर लार्ज साइज का वैक्यूल बन गया। चूंकि वैक्यूल बन गया तो भाई जगह दो मुझे, वैक्यूल ने डिमांड की। तो अब न्यूक्लियस के साथ क्या हुआ? न्यूक्लियस बेचारा शिफ्ट कर गया एक कोने में, राइट? तो अगर फोकस करो तो देखो, न्यूक्लियस जो है ये एसेंट्रिक पोजीशन में शिफ्ट हो गया। अब ये एसेंट्रिक पोजीशन का मतलब क्या है? मैथ्स में हमने पढ़ा है कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, राइट? मतलब बहुत सारे सर्कल्स जिनका सेंटर सेम है। सेंटर सेम है, एक छोटा सर्कल, एक बड़ा और बड़ा और बड़ा, राइट? दैट इज कॉन्सेंट्रिक। एसेंट्रिक का मतलब है एक सर्कल के अंदर दूसरा सर्कल, लेकिन दोनों का सेंटर सेम नहीं है। बोलने का मतलब जो अंदर जो सर्कल है वो एक कोने में है, एक साइड में है। सो दैट इज व्हाट वी मीन बाय एसेंट्रिक पोजीशन। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि न्यूक्लियस जो है वो वॉल की तरफ एक कोने में शिफ्ट हो गया। उसके बाद क्या हुआ? उसके अगले स्टेप में न्यूक्लियस ने शुरू किया माइटोसिस, फर्स्ट पॉलन माइटोसिस। ठीक है, पहली बार माइटोसिस। माइटोसिस क्या होता है? ऐसा सेल डिवीजन जिसके अंदर हमें डॉटर सेल्स मिलते हैं विद द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, मतलब अगर जो सेल डिवाइड कर रहा है, अगर उसका प्लॉइडी n है, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे उनमें भी n नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स ही होंगे। क्रोमोसोम नंबर हाफ वगैरह नहीं होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, तो चलो जैसे ही इसने माइटोसिस अंडरगो किया तो मुझे क्या मिला? पहले एक न्यूक्लियस था, अब उससे मुझे क्या मिल गए? मुझे दो मिल गए, मुझे दो सेल्स मिल गए। एक बड़ा साइज का वेजिटेटिव सेल, दूसरा छोटू साइज का जेनरेटिव सेल। ठीक है, अब जो सेल बड़ा है, बड़ा मोटा तगड़ा है, मतलब उसके अंदर खूब सारा खाना होगा, राइट? ऐसे ही याद रखना है चीजों को। तो यानी कि जो मेरा वेजिटेटिव सेल है, जो बड़ा है, उसके अंदर क्या है? फूड रिजर्व है। एग्जैक्टली, तो उसके अंदर फूड रिजर्व है और उसके अंदर न्यूक्लियस है जो कि इरेगुलरली शेप्ड है। न्यूक्लियस भी काफी बड़ा साइज का है। दूसरी तरफ अगर जेनरेटिव सेल की बात करें तो वो छोटा साइज का है। उसका जो शेप है दैट इज इन द शेप ऑफ स्पिंडल, इस टाइप का। ठीक है, स्पिंडल शेप का है। और इसके अंदर क्या है? इसके अंदर भी एक न्यूक्लियस है और डेंस साइटोप्लाज्म है। ओके, अब हमने वो कहावत सुनी है ना कि बिग फिश ईट स्मॉल फिश, बड़ी मछली हमेशा छोटी मछलियों को खा जाती है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही होता है कि वेजिटेटिव सेल जो कि मोटा तगड़ा बड़ा है, दूसरी तरफ जेनरेटिव सेल जो छोटू सा है। क्या होता है? थोड़ी देर में हम देखते हैं कि जो जेनरेटिव सेल है वो हमारे पॉलन ग्रेन से, वॉल से डिटैच हो जाता है, और जो वेजिटेटिव सेल है वो उसे खा जाता है, राइट? नॉट लिटरली खा जाता है, बट इट इज लाइक जो वेजिटेटिव सेल है वो जेनरेटिव सेल को इनगल्फ कर लेता है, निगल जाता है।
यस, दैट्स द राइट वर्ड। ठीक है, तो मतलब अभी मेरे पास क्या है, मेरे पास एक बड़ा सा वेजिटेटिव सेल है जिसके अंदर एक छोटा सा जेनरेटिव सेल है। तो इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर। सेल विद इन अ सेल, क्यों, समझ में आ गया? क्योंकि वेजिटेटिव सेल के अंदर है जेनरेटिव सेल, सो दैट्स व्हाई दिस इज अ सेल विद इन अ सेल स्ट्रक्चर, जिसे हम टू सेल्ड स्टेज भी कहते हैं। इस स्टेज को टू सेल्ड स्टेज क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें दो सेल इन्वॉल्व है। ठीक है, इनफैक्ट हम देखते हैं कि अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में, इनफैक्ट क्लोज टू 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में इस टू सेल्ड स्टेज में ही पॉलन ग्रेन्स की शेडिंग होती है। इसी स्टेज में पॉलन ग्रेन्स श्रेड करने लग जाते हैं। ठीक है, लेकिन जो बाकी के 40% फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनमें क्या होता है? उनमें थोड़ा सा कुछ अलग होता है। उनमें क्या होता है कि जो अंदर का जो छोटू सा जेनरेटिव सेल है ना, वो वापस से माइटोसिस अंडरगो करता है, यानी कि वो जेनरेटिव सेल जो है ये डिवाइड होकर के दो सेल्स बनाता है, दो स्पर्म सेल्स बनाता है। ठीक है, तो उस समय हमारा कितने सेल हो गए टोटल? बाहर बड़ा सा वेजिटेटिव सेल और अंदर अब जेनरेटिव सेल ना होके दो स्पर्म सेल्स हैं। मतलब टोटल कितने सेल्स हैं? 3 सेल्स हैं। तो इसीलिए इसे हम कहते हैं 3 सेल्ड स्टेज। तो 40% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स की श्रेडिंग होती है वो इस 3 सेल्ड स्टेज में होती है। कई बार बच्चों एग्जाम में ना वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ दिए जाते हैं, और मेरे प्यारे बच्चों बहुत बार आपके जैसे बच्चे कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि भाई वेजिटेटिव सेल कौन सा वाला था, जिसके पास फूड था या जो डिवाइड करके और सेल्स बना रहा था। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसीलिए लेट्स डिस्कस द वेजिटेटिव सेल एंड द जेनरेटिव सेल इन लिटिल मोर डिटेल। मतलब हम इनका बेसिकली कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। ठीक है, अभी अभी मैंने बोला वेजिटेटिव सेल मतलब बड़ा वाला सेल। बड़ा, चूंकि वो बड़ा है, मोटा है, तगड़ा है, उसके पास खाना है, खाना बोले तो वेजिटेबल्स, इसीलिए उसका नाम वेजिटेटिव सेल। याद रहेगा? बिल्कुल याद रहेगा। तो वेजिटेटिव सेल बिगर इन साइज होता है, इसके पास फूड रिजर्व होता है एबंडेंस में। ठीक है, इसके अलावा इसके पास एक न्यूक्लियस होता है बड़ा साइज का, जो कि इरेगुलरली शेप्ड होता है। इसके अगर मेन फंक्शन की बात करें तो ये एक्चुअली पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करता है। मैंने बताया था ना कि जो गैमेट्स हैं उनको पास होने के लिए एक पॉलन ट्यूब चाहिए होगा, तो उस पॉलन ट्यूब के ग्रोथ में हेल्प करता है हमारा वेजिटेटिव सेल। इसे ट्यूब सेल भी बोला जाता है। अब चलते हैं जेनरेटिव सेल के पास। जेनरेटिव सेल छोटा होता है। इसका नाम जेनरेटिव सेल क्यों है? कैसे याद रहेगा? इसका क्या फंक्शन होता है? जेनरेशन, ये कुछ जेनरेट करता है, बिल्कुल करता है। ये डिवाइड करके, मैंने बताया था ना 3 सेल्ड स्टेज के बारे में, तो ये जो सेल है जेनरेटिव सेल, ये फर्दर डिवाइड होके स्पर्म सेल्स जेनरेट करता है। राइट, वेजिटेटिव सेल दोबारा फिर से डिवाइड नहीं करता है, बट ये जो जेनरेटिव सेल है ये डिवाइड करके फर्दर माइटोसिस अंडरगो करके 2 स्पर्म सेल्स जनरेट करता है, इसीलिए इसका नाम है जेनरेटिव सेल। तो देखो नाम से ही तुम्हें इसका फंक्शन हमेशा याद रहेगा। जेनरेटिव सेल छोटा होता है, इसका शेप कैसा होता है? स्पिंडल शेप्ड होता है। इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होता है और एक न्यूक्लियस होता है। और ये रहता कहाँ है जेनरेटिव सेल? अगर कोई पूछ दे तो जेनरेटिव सेल छोटा होता है, इसको कौन निगल जाता है? वेजिटेटिव सेल। तो बेसिकली एक बार निगल जाने के बाद ये बेचारा फ्लोट करते रहता है, तैरते रहता है वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में। राइट, क्योंकि वेजिटेटिव सेल बड़ा है, उसके अंदर जेनरेटिव सेल होता है, सो जेनरेटिव सेल फ्लोट्स इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द वेजिटेटिव सेल। तो मुझे उम्मीद है कि अब इस डिस्कशन के बाद वेजिटेटिव सेल और जेनरेटिव सेल के सारे पॉइंट्स क्रिस्टल क्लियर। अमेजिंग, चलो आगे बढ़े। तो अब डिस्कस करने वाले हैं हम बिल्कुल आखिरी वाला स्टेप, दैट इज शेडिंग ऑफ पॉलन ग्रेन्स। हमने अभी तक क्या सीखा? हमने ये सीखा कि 60% ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स में जो पॉलन ग्रेन्स की जो शेडिंग होती है वो 2 सेल्ड स्टेज में होती है, और बाकी के जो 40% प्लांट्स होते हैं उनमें इनकी शेडिंग होती है 3 सेल्ड स्टेज में। 2 सेल्ड, 3 सेल्ड स्टेज, ये सब कुछ हमने अभी अभी डिस्कस किया था। ठीक है ना, सवाल ये उठता है कि पॉलन ग्रेन्स शेड होने के बाद क्या होता है? पॉलन ग्रेन्स का पर्पस क्या है? फर्टिलाइजेशन करना, फ्यूजन करना, उसके लिए उसे किससे मिलना है? दूल्हे को किससे मिलना है? दुल्हन से मिलना है। सो पॉलन ग्रेन्स को कहाँ पहुंचना है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे पहुंचना है, ताकि वो फीमेल गैमिट से मिल सके। अब फीमेल गैमिट कहाँ पे है, कैसे बनेगा, वो हम इसके बाद डिस्कस करने वाले हैं। तो पॉलन ग्रेन्स एक बार शेड हो जाने के बाद वो कहाँ जाके पहुंचते हैं? वो स्टिग्मा पे जाके पहुंचते हैं। स्टिग्मा क्या है? स्टिग्मा जो है वो हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का एक पार्ट है। मतलब जैसे हेलीकॉप्टर लैंड करते हैं ना, तो उसके लिए एक
आपको एक लैंडिंग स्पेस चाहिए होता है, तो आप यूँ समझ लो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का जो लैंडिंग स्पेस है ना, जहाँ पर मेल गैमीट आके लैंड करता है, सो दैट इज स्टिग्मा। ऐसे ही समझ लो, एक कहानी के तौर पे बता रही हूँ। सो बेसिकली शेड होने के बाद ये पहुँचते हैं कहाँ पर, स्टिग्मा पे पहुँचते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत ज़रूरी होता है कि पॉलन ग्रेन्स जल्द से जल्द जाके वहाँ पहुँचे। क्यों? ताकि पॉलन ग्रेन्स वायबल रहे। नाउ व्हाट डू वी मीन बाय वायबिलिटी ऑफ अ पॉलन ग्रेन? पॉलन ग्रेन की वायबिलिटी मतलब जब तक वो पॉलन ग्रेन एक्टिव है, या फिर आप कह सकते हो कि इट इज़ केपेबल ऑफ वर्किंग सक्सेसफुली। मतलब जब तक उसके अंदर फ्यूजन करने का या फर्टिलाइज करने का या रिप्रोड्यूस करने की कैपेबिलिटी है, उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर उसको जो है फीमेल गैमेट से मिलना है। इट इज़ लाइक जो दूल्हा है उसको दुल्हन से तो मिलना है, लेकिन भाई शादियां कैसे होती है, एटलीस्ट इंडिया में तो शादियां ऐसे होती है कि भाई एक शादी का मुहूर्त होता है, सो दूल्हे को दुल्हन से उसी मुहूर्त में मिलना है। मुहूर्त पार हो गया तो क्या होगा, पंडित बोलेगा कि भाई अब तो शादी ना हो सकती है कि नहीं। सो इट इज़ लाइक दैट। अब शादी की मुहूर्त कितने देर की है वो मुझे पता नहीं, कई बार 2 घंटे तक का मुहूर्त रहता है, कई बार 5 घंटे तक का भी मुहूर्त रहता है, राइट। सो इन अ सिमिलर वे यहाँ पर जो पॉलन ग्रेन्स की वायबिलिटी है वो अलग अलग प्लांट्स के लिए अलग अलग होता है। जैसे मान लो अगर मैं सीरियल्स की बात करूँ, जैसे कि व्हीट या राइस, तो यहाँ पर हम देखते हैं जो पॉलन ग्रेन्स जो हैं वो वायबल रहते हैं अप टू अबाउट 30 मिनट्स। 30 मिनट्स के अंदर ही उन्हें जो करना है कर लेना है, नहीं तो फिर वो किसी काम के नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ कुछ प्लांट्स होते हैं जैसे कि रोज, जैसे कि लेग्यूमिनस प्लांट्स, राइट, उनमें जो वायबिलिटी है पॉलन ग्रेन्स की दैट स्टेज फॉर ओवर मंथ्स, महीनों तक वो वायबल रहते हैं, राइट। नाउ यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग चीज मैं बताना चाहूंगी। मैंने पहले भी बताया था कि पॉलन ग्रेन्स को ना प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, राइट। उसका एक कारण तो ये होता है कि भाई पॉलन ग्रेन्स का जो आउटर लेयर होता है दैट इज मेड ऑफ स्पोरोपोलेनिन, जो कि हाईली रेजिस्टेंट है। ऊपर से हम अगर इसे लिक्विड नाइट्रोजन में रख दें एट अबाउट अ टेम्परेचर ऑफ -196 डिग्री सेल्सियस, इतने लो टेम्परेचर पे अगर हम इन्हें फ्रीज करके रख दें तो काफ़ी सारे प्लांट्स के जो पॉलन ग्रेन्स हैं उनको सालों साल तक प्रिजर्व करके रखा जा सकता है, राइट। सो आई थिंक विद दिस हमने क्या डिस्कस किया कि कैसे हमारा मेल गैमिट बना, कैसे पॉलन ग्रेन बना, कैसे पॉलन ग्रेन शेड होता है, और कैसे हमारा गैमेटोजेनेसिस, तो एटलीस्ट मेल गैमेट का गैमेटोजेनेसिस तो हमने समझ लिया अब तक। लेकिन पॉलन ग्रेन्स जो है ना ये बड़ी ही मतलब सिग्निफिकेंट सी चीज़ है, मतलब इसका काफ़ी इंपॉर्टेंस भी है एज सच। पॉलन ग्रेन्स आर रिच इन न्यूट्रिएंट्स। पॉलन ग्रेन्स बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट रिच होता है। इनफैक्ट पॉलन टैबलेट्स के फॉर्म में ये पाए जाते हैं मार्केट में। ये भी क्लेम करते हैं कि एथलीट्स या रेस हॉर्सेस के परफॉर्मेंस को ये काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि ये न्यूट्रिएंट्स रिच होते हैं, सो दे कैन गिव अ लॉट ऑफ एनर्जी, सो दे कैन बूस्ट अप द एनर्जी टू द नेक्स्ट लेवल। इतना ही नहीं, बहुत से लोगों को पॉलन एलर्जी होती है। आई एम नॉट श्योर अगर आपने कभी ऐसे किसी बंदे को देखा है या नहीं, बट यू विल कम अक्रॉस पीपल जो अगर जहाँ पर बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा पॉलन्स है, वहाँ पर जाते ही उनको सर्दी, ज़ुकाम, छींक, ये सारी चीज़ें होने लगती है। दैट इज़ बिकॉज ऑफ पॉलन एलर्जी। नॉट जस्ट दैट, बहुत ज़्यादा पॉलन ग्रेन्स के एक्सपोजर से कई सारे रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, जैसे कि एज़मा, जैसे कि ब्रोंकाइटिस वगैरह वगैरह। तो बच्चों, मेल गैमेट्स का फॉर्मेशन तो हमने समझ लिया, तो करें एक फटाफट से क्विक रिकैप। हमने क्या सीखा कि किसी भी फ्लावरिंग प्लांट में फ्लावर होता है उसका रिप्रोडक्टिव पार्ट। अगर फ्लावर के अंदर चले जाएं तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है स्टेमेन, और अगर स्टेमेन के अंदर झांक के देखें तो जो स्टेमेन का पार्ट होता है एंथर, उसके अंदर होता है रियल माल, राइट। और अगर एंथर के स्ट्रक्चर पे और ज़्यादा फोकस करें तो वहाँ पर हमें देखने को मिलता है क्या? माइक्रोस्पोरेंजिया। एक एंथर के अंदर 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं, और माइक्रोस्पोरेंजिया के सेंटर में होता है स्पोरोजिनस टिश्यू। स्पोरोजिनस टिश्यू में जो सेल्स होते हैं, यानी कि स्पोरोजिनस सेल्स, ये सेल्स डिफरेंशिएट करके बनाते हैं मायोसाइट्स, और ये जो मायोसाइट्स होते हैं दे अंडरगो मायोसिस, यानी कि मायोटिक सेल डिवीजन, और उससे बनता है माइक्रोस्पोर टेट्राड, यानी कि 4 क्लस्टर में, 4 के क्लस्टर में माइक्रोस्पोर्स बनते हैं, एंड देन इन्हीं माइक्रोस्पोर्स से फाइनली बनता है पॉलन ग्रेन्स। तो ये हमारा पूरा प्रोसेस होता है मेल गैमेट फॉर्मेशन का। तो चलो, गैमेटोजेनेसिस का आधा तो हमने कवर कर लिया, लेकिन आधा अभी बाकी है। तो प्यारे बच्चों, अब हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव
ऑर्गन, राइट। क्यों? क्योंकि हमें डिस्कस करना है फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन। फीमेल गैमेट कैसे बनता है वो जानने के लिए फोकस करना पड़ेगा स्ट्रक्चर ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि फ्लावर के अंदर जो पिस्टल होता है या फिर जो कार्पल होता है, दैट इज आवर फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ठीक है। ये कौन से वाले वर्ल्ड में होता है? सबसे इनरमोस्ट वर्ल्ड, दैट इज गाइनोशियम, एब्सोल्युटली। तो गाइनोशियम के अंदर कई जगह एक ही पिस्टल होता है और कई जगह एक से अधिक पिस्टल होते हैं, ठीक है। कई जगह सिर्फ सिंगल पिस्टल। तो जहां पर सिंगल पिस्टल होता है, एक ही पिस्टल होता है, उसे हम कहते हैं मोनोकार्पेलरी। मोनो मतलब वन, कार्पेलरी ऑब्वियसली कार्पेल से आया है। तो जहां पर एक ही पिस्टल या एक ही कार्पेल होता है, दैट इज मोनोकार्पेलरी। और अगर ऐसा हो कि एक से ज्यादा पिस्टल्स है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं मल्टी कार्पेलरी, ठीक है। मोनोकार्पेलरी का अगर हम एग्जाम्पल देखें तो इट कुड बी मैंगो, एवोकाडो। नाउ लेट मी टेल यू, यहाँ पर जो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, मैं मैंगो फ्रूट की बात नहीं कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ मैंगो प्लांट के फ्लावर की, एवोकाडो प्लांट के फ्लावर की, क्योंकि यहाँ पर डिस्कशन फ्लावर का चल रहा है। एंड एनीवेज जो पिस्टल पार्ट है वो तो फ्लावर के अंदर पाया जाता है, राइट। तो मतलब मैंगो का जो फ्लावर होता है या एवोकाडो का जो फ्लावर होता है उस पर अगर आप फोकस करो तो आप देखोगे कि उसमें सिर्फ एक ही पिस्टल होता है, ठीक है। मतलब एक ही पिस्टल, एक पिस्टल इज लाइक उस पिस्टल के जितने भी पार्ट्स होते हैं जैसे कि ओवरी, स्टाइल, स्टिग्मा, बस एक ही सेट होता है, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जब हम मल्टी कार्पेलरी की बात करते हैं तो वहां पर मल्टीपल पिस्टल्स होते हैं, मतलब वो पिस्टल एक पीस नहीं होता है, बहुत सारे होते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल कुड बी स्ट्रॉबेरी का फ्लावर, ट्यूलिप का फ्लावर। तो देखो अगर हम स्ट्रॉबेरी के फ्लावर को देखें तो यू कैन सी, अगर इफ यू फोकस एट द सेंटर तो आप देखोगे कि वहां पे बहुत सारे पिस्टल्स है, इट इज नॉट जस्ट वन पिस्टल, ठीक है। अब जब हम मोर देन वन पिस्टल की बात करते हैं वहां पर भी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। एक पॉसिबिलिटी ये हो सकता है कि इतने जो मल्टीपल पिस्टल्स हैं ये सारे फ्यूज्ड टुगेदर हैं, मतलब ये सारे जॉइंड हैं एक तरीके से, तो उसे हम कहेंगे सिनकार्पस। और अगर ये सारे के सारे सेपरेट और फ्री हैं तो उसे हम क्या कहेंगे? एपोकार्पस। अब आप याद कैसे रखोगे? नाम पे फोकस करते हैं, सिनकार्पस। सिन जो इट इज सिमिलर टू सिंक, सिंक में है, मतलब सारे के सारे पिस्टल्स जो है वो सिंक में है, वो साथ में जुड़े हुए हैं, वो साथ में फ्यूज्ड हैं, सो दैट इज सिनकार्पस। तो ऐसे याद रहेगा कि सिनकार्पस मतलब फ्यूज्ड, यानी कि फ्यूज्ड पिस्टल्स, ठीक है। तो सिनकार्पस का अगर हम एग्जाम्पल देखें सो यू कैन कंसीडर पैपावेर, जिसका कॉमन नेम इज कॉर्न रोज। तो यहाँ पर अगर फोकस करो सिर्फ पिस्टल पे तो क्या देखोगे कि उनका एक सिनकार्पस ओवरी है, मतलब एक फ्यूज्ड कॉमन ओवरी है, एंड दैट इज इट, ठीक है। हालांकि यहाँ पर मल्टीपल पिस्टल्स हैं बट वो सारे जो है ना वो एक कॉमन बेस से जुड़ा हुआ है, एक कॉमन ओवरी से जुड़ा हुआ है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिनकार्पस। दूसरी तरफ अगर बात करें एपोकार्पस की तो उसका एग्जाम्पल है माइशेलिया या मिशेलिया, जिसका कॉमन नेम होता है चंपका। सुना होगा चंपका, देखो फोटो देखोगे तो आपको समझ में आएगा किस फूल की मैं बात कर रही हूँ। तो अगर इस फूल में देखो तो सारे के सारे जो पिस्टल्स हैं ना वो अलग अलग डंडों की तरह दिख रहे हैं, राइट। सो दे आर ऑल फ्री, दे आर ऑल सेपरेट। तो ये एक एग्जाम्पल है एपोकार्पस का। तो चलो बच्चों अब फोकस करते हैं हम एक सिंगल पिस्टल के स्ट्रक्चर में कि एक पिस्टल के अंदर होता क्या है। तो पिस्टल के तीन इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। तो चलो एक एक करके तीनों को समझेंगे। शुरू करेंगे कहानी ओवरी के साथ। तो चलो कहानी की शुरुआत करेंगे ओवरी से। तो देखो कुछ इस तरीके का होता है हमारा पिस्टल का स्ट्रक्चर, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया था कि इसके तीन इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, ओवरी, स्टाइल एंड स्टिग्मा, ठीक है। ये मैंने कहाँ से लिया है? ये बेसिकली हाइबिस्कस का पिस्टल है, ठीक है। दिस इज हाउ अ हाइबिस्कस फ्लावर लुक्स लाइक। और इसका मैंने सिर्फ पिस्टल को, इसका स्टेमन, पेटल, सेपल सब कुछ हटा दिया है और सिर्फ पिस्टल रखा है, ठीक है। तो शुरू करते हैं ओवरी से। ओवरी जो है ये बेसल पार्ट को कहते हैं। ये देखो थोड़ा सा स्वोलन टाइप का नीचे का जो ये हिस्सा है, दिस इज द ओवरी, ठीक है। ओवरी के अंदर की जो कैविटी होती है उस ओवेरियन कैविटी को हम कहते हैं लॉक्यूल। ओवरी के अंदर पाया जाता है ओव्यूल्स, जिसे मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। याद है हमने जब हम मेल गैमेट की बात कर रहे थे तो वहां पर हम माइक्रोस्पोरेंजियम की बात कर रहे थे, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मेगास्पोरेंजियम की। मेगा मतलब जिसका साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है।
तो अगर इन ओव्यूल्स की बात करें, एक ओवरी के अंदर एक ओव्यूल भी हो सकता है और एक से ज़्यादा ओव्यूल्स भी हो सकते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं जैसे कि वीट या पैडी की, तो इनके फ्लावर्स में ओवरी के अंदर एक ही ओव्यूल पाया जाता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं पपाया, वाटरमेलन की, तो उनके अंदर ओवरी के अंदर मल्टीपल ओव्यूल्स पाए जाते हैं, ठीक है। ओके अब ये जो ओव्यूल है, ओव्यूल एग्जैक्टली वही पार्ट है विच कंटेन्स द फीमेल गैमेट। इनफैक्ट जब एक बार फर्टिलाइजेशन हो चुका होता है तो ये ओव्यूल ही बन जाता है सीड। और क्या आप बता सकते हो कि ओवरी क्या बनता है? ओवरी बन जाता है फ्रूट, एग्जैक्टली। तो जो भी फ्रूट्स हम खाते हैं एज सच, वो फ्रूट कहाँ से आता है? दैट फ्रूट इज नथिंग बट द ओवरी आफ्टर फर्टिलाइजेशन। उसी तरह से जो ओव्यूल है वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन बन जाता है सीड, ठीक है। ओके अब हम देखते हैं कि ये जो ओव्यूल होता है या मेगास्पोरेंजियम जो भी कह लो, ये कहाँ से अराइज करता है? ये अराइज करता है प्लेसेंटा से। प्लेसेंटा वर्ड जो है ये ह्यूमन रिप्रोडक्शन में भी हम यूज़ करते हैं। प्लेसेंटा का काम यहाँ पर दो है। एक तो काम ये है कि ये ओव्यूल को फ्लावर से कनेक्ट करके रखता है, तो इट एक्ट्स एज दैट कनेक्टिंग लिंक। दूसरा इसका फंक्शन होता है, इट प्रोवाइड्स नरिशमेंट टू द ग्रोइंग एम्ब्रायो। मतलब जो भी वो तुम्हारा जो छोटा सा जो गैमेट यहाँ पे बन रहा है ना, तो उसको ये क्या सप्लाई करता है? न्यूट्रिएंट्स, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स तो सबको चाहिए होता है ग्रोथ के लिए, राइट। तो प्लेसेंटा प्रोवाइड्स दैट नरिशमेंट। तो कंफ्यूजन होने वाली कोई बात नहीं है। ओवरी जो है बेसल पार्ट है, थोड़ा सोलन पार्ट होता है। ओवरी के अंदर होते हैं ओव्यूल्स। ओव्यूल्स को हम मेगास्पोरेंजिया भी कहते हैं। ओके तो पिस्टल का जो दूसरा पार्ट होता है दैट इज स्टाइल। स्टाइल ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जो ओवरी को और स्टिग्मा को आपस में कनेक्ट करता है। तीसरा है स्टिग्मा। स्टिग्मा इज लोकेटेड ऑन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द स्टाइल। अब आप सोचोगे कि स्टाइल का एक्सपोज्ड पार्ट बोले तो ये समझ में आएगा जब हम इसे एक फ्लावर के अंदर देखेंगे, ठीक है। अब देखो तुम्हें ये जब फ्लावर पूरा का पूरा दिख रहा है तो तुम्हें क्या स्टाइल दिख रहा है? ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर तुम्हें दिख रही है? बिल्कुल दिख रही है। देखो ये है, करेक्ट। देखो ये है स्टाइल जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। अब देखो इस स्टाइल का इधर वाला पोर्शन तो एक्सपोज्ड है, क्योंकि इधर वाला पोर्शन हम सबको दिख रहा है, इट इज एक्सपोज्ड टू एयर। लेकिन जो नीचे वाला पोर्शन है वो देखो इसके अंदर छुपा हुआ है, राइट। बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पेटल्स एंड सेपल्स हमें नीचे वाला पोर्शन दिख नहीं रहा है। तो जो छुपा हुआ पोर्शन है स्टाइल का, उस साइड ओवरी है, और जो एक्सपोज्ड पोर्शन है उस साइड क्या है? स्टिग्मा है। तो स्टिग्मा का फंक्शन ये होता है कि इट एक्ट्स एज द रिसेप्टिव सरफेस फॉर पॉलन ग्रेन्स। मैंने क्या बोला था? पॉलन ग्रेन्स क्या है? मेल गैमेट है। पॉलन ग्रेन्स को सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने के लिए फ्यूजन करना होगा किसके साथ? फीमेल गैमेट के साथ। इसके लिए मेल गैमेट को फीमेल गैमेट तक पहुंचना होगा। तो जब पॉलन ग्रेन्स शेड होते हैं तो पॉलन ग्रेन्स उसके बाद शेडिंग के बाद कहाँ आके पहुंचते हैं? स्टिग्मा में। एक लैंडिंग सरफेस चाहिए। याद है हमने पहले भी बोला था जैसे हेलीकॉप्टर या फ्लाइट को लैंड करने के लिए एक जगह चाहिए ना भाई, उसी तरह से पॉलन ग्रेन्स को भी लैंड करने के लिए पहले तो कोई जगह चाहिए, एंड दैट लैंडिंग सरफेस इज दिस स्टिग्मा। तो बच्चों अब हम मेगास्पोरेंजियम या फिर ओव्यूल के स्ट्रक्चर को देखेंगे डिटेल में। तो चलो ओव्यूल पे करते हैं फोकस, ठीक है। अगर हम ओव्यूल को देखें तो मैंने पहले ही बताया था कि ओव्यूल किससे अटैच्ड होता है? प्लेसेंटा से। तो ओव्यूल को प्लेसेंटा से अटैच करने वाली जो डंडी होती है, जो स्टॉक होता है, उसे हम कहते हैं फ्यूनिकल। और फ्यूनिकल से ओव्यूल जहाँ पे कनेक्टेड होता है, मतलब एक डंडी जैसी है जिससे मेरा ओव्यूल कनेक्टेड है, तो ये जो जंक्शन है जहाँ पर ओव्यूल और फ्यूनिकल अटैच्ड है, उस जंक्शन को हम कहते हैं हाइलम। फिर आती है इंटेग्यूमेंट्स की बारी। इंटेग्यूमेंट्स क्या होते हैं? ये कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होते हैं सराउंडिंग द ओव्यूल, मतलब ओव्यूल के बाहर कुछ लेयर्स होते हैं। अब एक भी हो सकते हैं या एक से ज्यादा भी हो सकते हैं इन नंबर। फिर आती है बारी माइक्रोपाइल की। व्हाट इज माइक्रोपाइल? अब हम देखते हैं कि ये जो इंटेग्यूमेंट्स हैं, ये जो लेयर्स हैं, ये अपने एक एंड पे ना एक छोटा सा होल छोड़ देते हैं। सो दैट होल इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। और जब भी हम इस साइड की बात करते हैं तो हम कहते हैं माइक्रोपाइलर एंड, मतलब ओव्यूल का माइक्रोपाइल वाले साइड की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। माइक्रोपाइल का जो एग्जैक्टली ऑपोजिट एंड होता है उसे हम कहते हैं चलाजा। वो ओव्यूल का बेसल पार्ट होता है, मतलब ओव्यूल को जैसे दोनों तरह से देख सकते हो। अगर ऐसे देखोगे तो चलाजा तुम्हें यूं ऊपर की तरफ दिखेगा और माइक्रोपाइल नीचे की तरफ दिखेगा, बट अगर ऐसे देखोगे उलट के तो ये जो चलाजा जो है ये तुम्हारा बेस की तरफ आता है, और जो माइक्रोपाइल है ये एपेक्स की तरफ आता है, टिप की तरफ आता है,
ठीक है। फिर बात करते हैं हम न्यूसेलस की। नाउ प्लीज नोट कि ये न्यूक्लियस नहीं है, न्यूसेलस है। सो न्यूसेलस हम उन मास ऑफ सेल्स को कहते हैं जिनको इंटेग्यूमेंट्स ने घेर रखा है। जैसे इंटेग्यूमेंट्स तो बाहर वाले लेयर हो गए, अब इन इंटेग्यूमेंट्स के अंदर जो भी सेल्स हैं उनको हम कहते हैं न्यूसेलस, और इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट काम होता है, पता है क्या? फूड स्टोरेज। अब न्यूसेलस के जब हम अंदर जाते हैं, मतलब इन सेल्स के अंदर एक सैक होता है जिसे हम कहते हैं एम्ब्रायो सैक। नाउ दैट्स द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट हियर। तो ये एम्ब्रायो सैक जो होता है दैट इज आवर फीमेल गैमेटोफाइट, यानी कि फीमेल गैमेट हमें इस एम्ब्रायो सैक से ही मिलता है। तो बच्चों, चूंकि हम बात ओव्यूल की कर रहे हैं तो यहाँ पर एक चीज पे ध्यान देना बहुत जरूरी है। एंजियोस्पर्म ओव्यूल और जिम्नोस्पर्म ओव्यूल में काफी सारे डिफरेंसेस हैं। एंजियोस्पर्म बोले तो फ्लावरिंग प्लांट्स, जैसे कि अपना रोज, हाइबिस्कस वगैरह वगैरह, जिसमें भी फ्लावर्स होते हैं, और दूसरी तरफ जिम्नोस्पर्म्स बोले तो जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं। अब आपने इन सारे प्लांट टाइप्स के बारे में क्लास 11th में ऑलरेडी पढ़ रखा है, ठीक है। यहाँ पर हम सिर्फ फोकस करेंगे इनके ओव्यूल्स पे, ठीक है। तो जब हम एंजियोस्पर्म ओव्यूल की बात करते हैं तो उसमें ओव्यूल जो होता है दैट इज लोकेटेड इनसाइड द ओवरी, ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है। दूसरी तरफ जिम्नोस्पर्म के केस में ओव्यूल जो होता है वो ओवरी के अंदर नहीं होता है, सो ओव्यूल जस्ट एग्जिस्ट्स ऑन इट्स ओन। एंजियोस्पर्म के केस में जो ओव्यूल्स होते हैं फर्टिलाइजेशन के बाद वो बन जाते हैं सीड्स, जो कि फ्रूट्स के अंदर एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें फर्टिलाइजेशन से पहले ओव्यूल जो था वो ओवरी के अंदर था, फर्टिलाइजेशन के बाद वही ओवरी फ्रूट बन जाएगा और वही ओव्यूल सीड बन जाएगा, तो फ्रूट के अंदर सीड आ जाएगा। जैसे लेट्स टॉक अबाउट एप्पल। एप्पल में क्या होता है? फ्रूट होता है, अंदर सीड्स होते हैं। लेट्स टॉक अबाउट मैंगो। फ्रूट होता है, अंदर उसका सीड होता है, राइट। अब दूसरी तरफ अगर मैं जिम्नोस्पर्म्स की बात करूं तो वहां पर आफ्टर फर्टिलाइजेशन जो सीड्स होते हैं, जो ओव्यूल्स होते हैं, वो सीड्स बन जाते हैं, बट दे बिकम नेकेड सीड्स। नेकेड सीड्स क्यों? क्योंकि इनके ऊपर वो फ्रूट वाला लेयर नहीं होता है, राइट। मतलब इट इज लाइक कोई भी चीज नेकेड क्यों है? बिकॉज उसने कुछ कपड़े नहीं पहन रखे हैं, राइट। तो इफ द सीड इज नॉट वेयरिंग क्लोथ्स, क्लोथ्स मतलब इफ द सीड इज नॉट कवर्ड विद द फ्रूट, तो हम उसे नेकेड फ्रूट, नेकेड सीड कहेंगे, ठीक है। तो जिम्नोस्पर्म ओव्यूल्स के केस में क्या होता है? फर्टिलाइजेशन के बाद दे बिकम नेकेड सीड्स। एंजियोस्पर्म ओव्यूल की अगर बात करें तो यहां पर हमें देखने को मिलता है डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको डिटेल में हम इसी लेसन के अंदर डिस्कस करेंगे, बट इन द नेक्स्ट वीडियो। बट शॉर्ट में बताती हूँ, डबल फर्टिलाइजेशन मतलब दो फ्यूजन साथ में हो रहे हैं। एक तरफ एक मेल गैमेट के साथ एक एग सेल का फ्यूजन हो रहा है, और दूसरे मेल गैमेट के साथ एक और सेकेंडरी न्यूक्लियाई का भी फ्यूजन हो रहा है। तो मतलब दो फर्टिलाइजेशंस या दो फ्यूजन साथ में हो रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। सो डबल फर्टिलाइजेशन हमें देखने को मिलता है एंजियोस्पर्म्स के केस में। लेकिन अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की बात करें तो वहां पर सिंपल फर्टिलाइजेशन होता है, यानी कि वहां पर सिर्फ एक ही फ्यूजन होता है बिटवीन द मेल गैमेट एंड द फीमेल गैमेट। तो बच्चों, अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक तो हमने स्ट्रक्चर्स देखे, राइट, कि भाई कार्पेल या फिर पिस्टिल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसके अंदर ओवरी का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ओव्यूल का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये सारी चीज़ें देखी हमने, राइट। बट अब सवाल ये उठता है कि जो फीमेल गैमेट है वो बन कैसे रहा है। तो अब हम देखना चाह रहे हैं उस प्रोसेस को। तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। जैसे मेल के केस में हमने बात करी थी माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, मतलब माइक्रोस्पोर फॉर्मेशन का प्रोसेस। यहां पर हम डिस्कस करेंगे मेगास्पोरोजेनेसिस, मतलब फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर्स, ठीक है। तो शुरुआत करेंगे, कहानी की शुरुआत कहां से होगी? ओव्यूल्स से होगी। तो हम देखते हैं कि जो ओव्यूल्स हैं ये डिफरेंशिएट करते हैं टू फॉर्म मेगास्पोर मदर सेल। डिफरेंशिएट, सेल्स का डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होता है कि जब भी कोई सेल अंडरगो करता है मैच्योरेशन टू बिकम मोर स्पेसिफिक इन इट्स फंक्शन एंड फॉर्म, ठीक है, उसको हम डिफरेंशिएशन कहते हैं। तो ये जो हमारा ओव्यूल है ये भी डिफरेंशिएट करके बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। जैसे मेल के केस में हमने माइक्रोस्पोर मदर सेल की बात करी थी, राइट। तो यहाँ पर मेगास्पोर, मेगा क्यों? क्योंकि ये जो मेगास्पोर मदर सेल होता है ये सेल बड़ा साइज का होता है, इसीलिए मेगा, ठीक है। इसका एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होता है, इसमें डेंस साइटोप्लाज्म भी होता है, ठीक है। अब ये जो मेगास्पोर मदर सेल है ये अंडरगो करता है मायोसिस। मायोसिस बोले तो मियोसिस या मायोसिस, दैट इज रिडक्शनल डिवीजन। मतलब मायोसिस एक ऐसा सेल डिवीजन है जिसमें जो मेरे डॉटर सेल्स बनेंगे उनका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाएगा। तो अगर 2n पेरेंट का था तो जो चारों हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनेंगे उनका n n n n प्लॉइडी रहेगा,
ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मायोसिस। तो जब ये मेगास्पोर मदर सेल मायोसिस अंडरगो करेगा तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा हैप्लॉइड मेगास्पोर्स। इनफैक्ट हमें 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स मिलेंगे जिसे हम कहते हैं मेगास्पोर टेट्राड। देखो प्रोसेस बिल्कुल वैसा ही है जैसे वहां पे था मेल के केस में, वहां पर माइक्रोस्पोर टेट्राड मिलता था, राइट। अब ये जो मेगास्पोर टेट्राड होता है जिसमें 4 मेगास्पोर्स होते हैं, इनमें से एक मेगास्पोर जो है ये बाद में डेवलप करके बन जाता है फीमेल गैमेटोफाइट, जहां से हमें क्या मिलता है, फीमेल गैमेट। एग्जैक्टली। अब सोचने वाली बात यह है कि जब टेट्राड में 4 मेगास्पोर्स थे तो उनमें से एक ही क्यों गैमेटोफाइट बना, बाकी 3 का क्या हुआ, बाकी 3 कहाँ गायब हो गए, राइट। चलो देखें। तो बच्चों हम ये देखते हैं कि अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स में ये जो 4 मेगास्पोर्स बनते हैं इनमें से 3 जो है ये डीजेनरेट कर जाते हैं, ये डिक्लाइन कर जाते हैं, नॉन फंक्शनल हो जाते हैं। तो बचता है सिर्फ एक फंक्शनल मेगास्पोर जिससे मेरा फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप होता है। ठीक है, फीमेल गैमेटोफाइट है क्या, फीमेल गैमेटोफाइट इज बेसिकली द एम्ब्रायो सैक। याद है ओव्यूल के स्ट्रक्चर के अंदर हमने एम्ब्रायो सैक डिस्कस किया था, सो दैट इज आवर फीमेल गैमेटोफाइट। तो इसका मतलब कुल मिला के जो कहानी का बॉटम लाइन है वो क्या है कि एक मेगास्पोर से, एक फंक्शनल मेगास्पोर से बन रहा है हमारा एम्ब्रायो सैक। तो इस डेवलपमेंट को हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मतलब वन, स्पोरिक मतलब स्पोर, मतलब एक मेगास्पोर से जो डेवलपमेंट हो रही है उसे हम कहते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ठीक है, तो अभी थोड़ी ही देर में हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट को बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि कैसे ये एम्ब्रायो सैक बनता है, कैसे ये फीमेल गैमेटोफाइट बनता है। बट उससे पहले एक चीज को क्लैरिफाई कर लेते हैं। बहुत बार ना दिमाग में कि कौन से सेल्स डिप्लॉयड थे, कौन से हैप्लॉयड थे, इसका कंफ्यूजन रहता है। तो एक बार ये सारे प्लॉइडी लेवल्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। ठीक है, सो देखो हमने कहानी शुरू की थी न्यूसेलस से। न्यूसेलस क्या होता है, जो मास ऑफ सेल्स रहता है ओव्यूल के अंदर सराउंडेड बाय द इंटेग्यूमेंट्स। तो ये जो सेल्स होते हैं, न्यूसेलस जो होता है इसका प्लॉइडी लेवल होता है 2n, ये डिप्लॉयड सेल्स होते हैं। ठीक है, अब मैंने क्या बोला कि भाई जो मेगास्पोर मदर सेल है ये क्या अंडरगो करता है, मायोसिस। तो मेगास्पोर मदर सेल जो है वो क्या होता है, वो ओव्यूल से ही बनता है, राइट। मैंने बोला था ना ओव्यूल डिफरेंशिएट करके बनाता है मेगास्पोर मदर सेल। तो मेगास्पोर मदर सेल का प्लॉइडी लेवल क्या होता है, वो भी 2n होता है, वो भी डिप्लॉयड होता है। बट जब वो मेगास्पोर मदर सेल अंडरगो करता है मायोसिस यानी कि रिडक्शनल डिवीजन, तो उसका प्लॉइडी लेवल हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, तो उससे बनता है मेगास्पोर। तो ये जो मेगास्पोर बनता है इसका प्लॉइडी लेवल n हो जाता है, राइट। और उसी से बनता है फीमेल गैमेटोफाइट। तो यानी कि फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड होता है, दैट इज n। ठीक है, तो अब कौन सा n है कौन सा 2n है ये क्लियर है, ग्रेट। तो अब चलो देखते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट स्टेप बाय स्टेप। तो मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट का मैंने मतलब क्या बताया था कि एक फंक्शनल मेगास्पोर से बनेगा फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देख लो, ये जो एक मेरा मेगास्पोर है ये क्या है, n है, इसका प्लॉइडी लेवल n है। जो फीमेल गैमेटोफाइट बनना है उसका भी प्लॉइडी लेवल क्या है, n है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो पूरा प्रोसेस होने वाला है इसके दौरान कोई मायोसिस नहीं होगा, कोई रिडक्शनल डिवीजन नहीं होगा, राइट, क्योंकि मुझे क्रोमोसोम नंबर को सेम रखना है। यानी कि किस तरह के डिविजन्स होंगे इस प्रोसेस के दौरान, माइटोटिक डिवीजन, एब्सोल्युटली, क्योंकि माइटोसिस उस तरह का सेल डिवीजन होता है जहां पर क्रोमोसोम नंबर सेम रह जाता है। ठीक है, तो चलो अब इस प्रोसेस की शुरुआत करते हैं। तो पहले स्टेप में क्या होगा, मेरे पास क्या है, एक फंक्शनल मेगास्पोर है। इस फंक्शनल मेगास्पोर का जो न्यूक्लियस है दिस विल अंडरगो माइटोटिक डिवीजन, माइटोसिस अंडरगो करेगा। तो ये क्या बनाएगा, ये बनाएगा 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। पहले एक ही न्यूक्लियस था, डिवाइड हो गया, 2 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक बना। वो वापस से करेगा माइटोटिक डिवीजन, तो क्या बन जाएगा, 4 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। वो वापस से करेगा माइटोटिक डिवीजन और बन जाएगा 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, बार बार माइटोटिक डिवीजन होते जा रहे हैं, कब तक होते रहेंगे, हमेशा होते रहेंगे? नॉट रियली। अभी तक जितने भी माइटोटिक डिवीजन्स हुए वो प्योरली फ्री न्यूक्लियर माइटोटिक डिवीजन थे। मतलब इसका मतलब जो ये डिवीजन हो रहा था उसमें सिर्फ न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड कर रहा था। ठीक है, कोई सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं हो रहा था। ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते जा रहा था। तो 2 न्यूक्लिएट से 4 न्यूक्लिएट, 4 न्यूक्लिएट से 8 न्यूक्लिएट। बट एक बार जैसे ही 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक बन जाता है उसके बाद होता है सेल वॉल फॉर्मेशन।
और जैसे ही सेल वॉल फॉर्मेशन हो जाता है तो हमें क्या मिल जाता है, एम्ब्रायो सैक, क्योंकि जैसे ही सेल वॉल बन गया तो आपका वो पूरा स्ट्रक्चर जो है एक सैक के अंदर आ गया. सो वी गेट द एम्ब्रायो सैक विच इज नथिंग बट द फीमेल गैमेटोफाइट. ठीक है, तो हमें क्या समझ में आया कि जो मेरा फीमेल गैमेटोफाइट होता है, जो हमारा एम्ब्रायो सैक होता है, वो कितना न्यूक्लियस वाला होता है, वो 8 न्यूक्लिएट फीमेल गैमेटोफाइट होता है या फिर 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक होता है. बट इतना जानना काफी नहीं है, अब एम्ब्रायो सैक के अंदर भी घुस के देखना है कि उसके अंदर क्या होता है. तो बच्चों हमने क्या देखा कि ये जो एम्ब्रायो सैक बना ये 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रायो सैक है, यानी कि इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई है. ठीक है, मैंने क्या बोला, एक बार जैसे ही सेल वॉल्स बनने लग जाते हैं तो ये न्यूक्लियाई क्या बन जाएंगे, ये सेल्स बन जाएंगे, राइट, क्योंकि सेल वॉल ने घेर लिया तो दे बिकम सेल्स. बट एक्चुअली में होता ये है कि इन 8 में से 6 न्यूक्लियाई के चारों तरफ तो सेल वॉल्स बन जाते हैं, इसीलिए वो सेल्स बन जाते हैं. बट 2 जो है वो न्यूक्लियाई की तरह ही रह जाते हैं. ठीक है, अब देखो ये अंदर ही अंदर कैसे ऑर्गेनाइज होते हैं. ठीक है, तो ये जो 2 न्यूक्लियाई रह जाते हैं जिन्हें हम कहते हैं पोलर न्यूक्लियाई, ये 2 पोलर न्यूक्लियाई रह जाते हैं लार्ज सेंट्रल सेल में. मतलब इस पूरे ओव्यूल के स्ट्रक्चर के जो सेंटर रीजन में एक बड़ा सा सेंट्रल सेल है उसके अंदर रह जाते हैं ये 2 पोलर न्यूक्लियाई. ठीक है, अब बात करते हैं बाकी 6 सेल्स की. तो बाकी 6 सेल्स में से 3 सेल जो है ये चले जाते हैं माइक्रोपाइलर एंड की तरफ. जिस तरफ माइक्रोपाइल है, माइक्रोपाइल क्या है, जो स्मॉल होल है जिस तरफ, इंटेग्यूमेंट्स जहां पर एक छोटा सा होल छोड़ देते हैं, सो दैट इज आवर माइक्रोपाइलर एंड. उस तरफ जाके ये 3 सेल्स मिलके बनाते हैं एग एपरेटस. एग एपरेटस के अंदर एक एग सेल होता है और 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो टोटल 3 सेल हो गए, राइट. अब आप पूछोगे कि टोटल 3 सेल थे तो उसमें से एक एग सेल बना और बाकी 2 सिनर्जिड्स बने, तो ये सिनर्जिड्स और एग सेल में क्या फर्क है, मतलब 2 अलग चीजें क्यों बनी. देखो सिनर्जिड्स की खासियत ये होती है कि इन सेल्स में ना फिलीफॉर्म एपरेटस होता है, इनके माइक्रोपाइल के एंड की तरफ इनमें ना थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसे हम फिलीफॉर्म एपरेटस कहते हैं. उसका काम पता है क्या होता है, देखो मैंने पहले भी बताया था कि जो माइक्रोपाइलर एंड होता है ना उस तरफ मेरा पॉलन ट्यूब जो है वो अटैच होता है, क्योंकि मेल गैमेट को फाइनली फीमेल गैमेट तक तो पहुंचना है ना भाई, राइट. तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ना ये मेल गैमेट को गाइड करता है कि भाई तुम इधर आओ, राइट, वो उसको रास्ता दिखाता है. ठीक है, जैसे वही शादी का एग्जाम्पल लेती हूँ, जैसे दूल्हा को दुल्हन तक पहुंचना है शादी करने के लिए, मंडप तक पहुंचने के लिए, देखा होगा आपने शादी वादी के घर में कोई ना कोई होता है जो दूल्हा को लेके आता है, जो दुल्हन को लेके आता है, राइट, देखा होगा ना. तो कुछ वैसा ही है, समझ लो यहाँ पर ऐसे वो जाके तो लेके नहीं आता है बट इट्स लाइक जो मेल गैमेट वहाँ पहुँच जाता है पॉलन ट्यूब में, तो ये जो फिलीफॉर्म एपरेटस होते हैं ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जो उन्हें गाइड करते हैं टू द सिनर्जिड्स. सिनर्जिड्स तक पहुँचाने में वो उन्हें की मदद करते हैं. ठीक है, तो ये तो हो गया मेरा एग एपरेटस. इसके अलावा भी बचे 3 सेल्स, राइट. तो बाकी के जो 3 सेल्स हैं ये साथ में मिलकर बना देते हैं एंटीपोडल्स टुवर्ड्स द चलाजल एंड. मतलब ये माइक्रोपाइल का जो ऑपोजिट वाला एंड था, मतलब ओव्यूल का जो बेसल पार्ट था, उस तरफ जाके ये 3 सेल्स मिलके बना देते हैं एंटीपोडल्स. तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है हमारा ओवरऑल एम्ब्रायो सैक का. ठीक है, और एम्ब्रायो सैक कहां पर होता है, एक ओव्यूल के अंदर होता है, राइट. तो कुल मिला के बच्चों हम क्या देखते हैं कि एम्ब्रायो सैक में क्या होता है. तो अगर पूरे एम्ब्रायो सैक को हम देखें तो ये 8 न्यूक्लिएट होता है क्योंकि इसके अंदर 8 न्यूक्लियाई होता है, लेकिन सेल्स कितने होते हैं, सेल्स सिर्फ 7 होते हैं. 7 कैसे, सोचो सोचो सोचो, 7 कैसे. एग एपरेटस में एक एग सेल होता है, 2 सिनर्जिड्स होते हैं, तो 3 हो गए. ठीक है, एंटीपोडल्स में 1 2 3 तो 6 हो गए. ठीक है, और जो सेंट्रल सेल है वो सेल तो एक ही है, उस सेल के अंदर 2 न्यूक्लियाई होते हैं, राइट. तो यानी कि टोटल कितने सेल्स हो गए, टोटल 7 सेल्स हो गए, बट ये 8 न्यूक्लिएट होता है. इसलिए कई बार इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं कि जो एम्ब्रायो सैक है दैट इज 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड स्ट्रक्चर. तो बच्चा बाटे ये तो सिर्फ ट्रेलर था, अभी तो सिर्फ हमने गैमेटोजेनेसिस देखा कि मेल गैमेट कैसे बना, फीमेल गैमेट कैसे बना. मेन
पार्ट तो अभी पिक्चर का बाकी है। अब तो हमें ये देखना बाकी है कि एग्जैक्टली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एग्जैक्टली फर्टिलाइजेशन होता कैसे है, जो कि हम देखेंगे अगले पार्ट में। और अगले पार्ट में जो है पूरा का पूरा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स खत्म हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि ये जो भी पिक्चर्स, इमेजेस, डेमोन्स्ट्रेशंस मैंने यूज किया था उससे आपको इस लेसन के कॉन्सेप्ट्स को समझने में काफी हेल्प मिली होगी। अगर आपके कॉन्सेप्ट्स हुए हैं क्रिस्टल क्लियर तो कमेंट में जरूर लिख के बताना कि कॉन्सेप्ट हुआ क्रिस्टल क्लियर। साथ ही अपने गार्डन से या अपने आसपास में जहां पर भी फ्लावरिंग प्लांट्स हो वहां से फ्लावर लेकर के इन स्ट्रक्चर्स को जरूर खुद से देखना, बहुत मजा आएगा और कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी ही मिलती हूँ अगले वीडियो के साथ एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।